हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत आसान चैप्टर है बेटा। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का कोई ऑर्डिनरी वन शॉट लेक्चर नहीं। ये क्या है इसका? गन शॉट लेक्चर। गन शॉट लेक्चर का मतलब, पहली बात, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में सेट होता जाएगा, सब समझ में आएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर से आएंगे। 100% पेपर यहीं से आएगा, इसी लेक्चर से आएगा। लेक्चर को ध्यान से देखना है, फिर नोट्स को डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे सर जी? बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी है डाउट सॉल्विंग वगैरह के लिए। इतना आपने कर लिया तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आपसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, तैयार हैं आप? शुरू करें। तो सबसे पहली बात कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके क्या फंक्शन होते हैं उसको सीखेंगे। फिर हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होती हैं और उसके कैसे हम करेक्शन करते हैं, कैसे सही करते हैं। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, ये भी एक टॉपिक इंक्लूडेड है। फिर हम लोग डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, यहां से भी सवाल आते हैं। लास्ट में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, वही कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला, वो नहीं बता पाएंगे लेक्चर में नहीं। तो आसमां नीला क्यों है, तारे चमकते क्यों हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, ये सारी चीजें और भी बाकी यहां पे बातें करेंगे। शुरू करें? रेडी हैं आप? स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आ गई हमारे पास ह्यूमन आई। अब ये देखने में कैसा लग रहा है तुमको? स्फीयर जैसा गोल दिख रहा है। ऐसा कैसे दिखेगा? मान लो आप मेरे यहां बगल में खड़े हो और मैं सामने देख रहा हूं, आप बगल में खड़े हो। जब आप बगल से खड़े होकर देखोगे तो मेरी आंख का आपको साइड व्यू दिखेगा, है ना? साइड से देख रहे हो तो साइड व्यू। तो ये साइड व्यू है मेरी आंख का। जब साइड व्यू देखोगे तो आगे ऐसे थोड़ी सी निकली हुई दिखेगी आंख, इस तरह से। और बेटा अंदर ये स्फीयर है वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब यहां से आप देखोगे तो सामने निकली हुई आंख दिखेगी मेरी ऐसे, और अंदर कैसी है बेटा? अंदर एक स्फेरिकल है जो कि डेफिनेटली दिखाई नहीं पड़ता। तो हम साइड व्यू देख रहे हैं। पहली बात क्या है कि भाई आई बॉल का शेप क्या होता है। तो आई बॉल सामने से देखने में तो ऐसे दिखती है, पर अंदर देखा तो कैसी दिखी? स्फीयर जैसी दिखी। तो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। इसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होगा, ये पूरा डायमीटर ये कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, याद करने वाली चीज है। नेक्स्ट सबसे पहला पार्ट आ गया जो कि है हमारे आंख की सबसे आउटर लेयर, सबसे आगे वाली लेयर। आंखों में सच्चाई देखो, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो सबसे बाहर लेयर दिखती है कॉर्निया, पतली सी लेयर होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट होती है, तभी तो लाइट अंदर जाती है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया, ये देखो यहां पे बना रखी है मैंने आंख। ये आंख की एकदम बाहर वाली लेयर, ये जो लेयर है लास्ट, ये पतली सी थिन लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन, बल्जिंग मतलब थोड़ा सा निकला हुआ है ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बल्जिंग मेम्ब्रेन होता है। यहां पे देख लो कहां दिखाई पड़ता है, सबको दिखने लगा हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। ये है कॉर्निया, सबसे आउटर वाली लेयर, थिन बल्जिंग ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। एकदम आगे होती है, शेप ऐसा कर देती है। अब इसका काम क्या होता है कॉर्निया का? देखो एकदम आगे लगी है, का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? लाइट का रिफ्रैक्शन करना। बेटा आंख जो किसी भी चीज की इमेज बनाती है, आप जो भी चीजें देख रहे हो दुनिया भर में, वो कैसे दिखती है? रिफ्रैक्शन से। आंख किसी चीज को देखती है, उसकी इमेज आंखों में बनती है, दिमाग में सिग्नल जाता है और आपको समझ में आता है। ये इमेज बनाने का काम हम सबको ऐसा लगता है कि आंख के अंदर लेंस लगा है, आई लेंस वो करता है, लगता है ना? मिसकॉन्सेप्शन है बेटा। इमेज बनाने का सबसे ज्यादा काम कॉर्निया कर देती है। हाँ, लेंस भी करता है। लेंस भाई वैसा है, लास्ट मोमेंट आके जो नहीं एकदम फाइनल टच देता है कि यहां गलती हुई, यहां गलती हुई, इसको सही कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, है ना? लेंस एकदम हेडमास्टर जैसा, ये गलती इसको सही कर। पर जो ज्यादा काम है लेंस का, रिफ्रैक्शन का जो पूरा काम है, वो कॉर्निया करता है। कॉर्निया में मैक्सिमम लाइट जो आ रही है उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। भाई लाइट दूर से आ रही है, हमें तो उसे बेंड करना होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें लाइट को बेंड करके उसकी इमेज बनानी है अंदर कहीं, वो काम सबसे ज्यादा कॉर्निया करता है। दूसरा काम क्या है कॉर्निया का? भाई सबसे आउटर लेयर है। अब भाई क्या होता है, आंखों में क्या धूल मिट्टी चली जाती है, तो उस धूल मिट्टी को लेंसेस तक जाने से रोकता है, आपके आंख के अंदर जाने से रोकता है। भाई आंख के अंदर ना चला जाए, है ना? धूल मिट्टी अंदर चली जाएगी, आंख खराब हो जाएगी। तो धूल मिट्टी को रोकना भी इसका सेकेंडरी काम है। सबसे पहला काम है रिफ्रैक्शन करना। तो पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस इन दी कॉर्निया। ये किसका काम था एक्चुअल में? लेंस का काम, जो कि कॉर्निया ज्यादातर करके दे देता है।
दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, है ना, बाहर की लेयर है थिन पतली सी मेम्ब्रेन, तो जर्म वम को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है, फिर आंसू बहा के आप उसको निकाल देते हो। तो समझ में आ गया, आउटर लेयर ये वाली जो है थिन मेम्ब्रेन, बल्जिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट पार्ट आता है आइरिस एंड प्यूपिल। बड़ा आसान है, इसमें देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले नॉर्मली समझते हैं आंख के अंदर। तो देखो आपने अपनी आंखें देखी, अंदर क्या है, एक बड़ा गोलू है, उसके अंदर एक छोटा और गोलू होता है एकदम डार्क सा बीच वाला। जो बीच वाला डार्क सा गोलू है ना, उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो एकदम बीच में एक छोटा सा गोलू दिखता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। उसका काम होता है आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा। कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कौन सा गोलू बेटा, ये वाला, ये जो छोटा सा गोलू होता है, लास्ट वाला गोलू है ना। आंख के अंदर देखोगे एक बड़ा गोला दिखेगा थोड़ा फेडेड कलर का, उसके अंदर एक छोटा सा डार्क गोला दिखेगा, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या डिसाइड करता है, कितनी रोशनी आंखों के अंदर मैं लेके जाऊंगा, जितनी मैं रोशनी लेके जाऊंगा उतनी ब्राइट इमेज बन के आएगी। तो इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। एक एक फंक्शन बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्यूपिल का काम क्या है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये काम किसका, प्यूपिल, छोटे वाले गोलू का। इसके बाहर एक बड़ा सा गोलू होता है, इसको बोलते हैं आंखों का रंग। भाई किसी की आंखों का रंग नीला होता है, दिल डूबा नीली आंखों में दिल डूबा महबूबा। पेपर है, रुक जा। हाँ भाई, किसी की नीली होती है, किसी की भूरी होती है, वो हमें नहीं पढ़ना है, कलर वाले पे नहीं जाना है। ये जो आउटर वाला गोलू है, जो बड़ा वाला गोलू है, इसको बोलते हैं आइरिस। अब ये बड़े वाले गोलू का काम क्या है बेटा, आइरिस को आप समझो एक शटर जैसा होता है। शटर, दुकान का शटर उठाओगे तभी कोई अंदर जाएगा, तो आइरिस शटर जैसा है। ये डिसाइड करता है मैं कितना प्यूपिल दिखाऊंगा, है ना। छुप गए, शर्म आ रही है सर। इतना खोला, प्यूपिल थोड़ा सा दिखा, और खोला प्यूपिल, और ऐसे नहीं खुलता बेटा, इस तरह से नहीं खुलता। गोल है ना, तो पूरा गोल शटर, मतलब हर तरफ से ऐसे 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 बंद होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। गोल है ना, हर तरफ से थोड़ा 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 बंद हो गया, कम प्यूपिल दिख रहा है, अब अंदर लाइट कम जाएगी। और बंद हो गया, बिल्कुल प्यूपिल नहीं दिख रहा है, लाइट अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये पूरा गोला अगर ऐसे करके हर तरफ से खुल गया तो प्यूपिल के अंदर ढेर सारी लाइट जाएगी। तो बेटा ये क्या करता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करेगा। बंद कर देगा एकदम अपने आप को, हर तरफ से बंद कर दिया, प्यूपिल छोटा, खोल दिया, प्यूपिल बड़ा। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है, छोटा वाला डॉट क्या कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब इसको इस डायग्राम में समझना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वाला डायग्राम ज्यादा पूछता है। साइड व्यू, एग्जाम में देखो साइड वाला व्यू है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, कोई यहां से मुझे देख रहा है साइड से, सबसे बाहर मुझे कॉर्निया दिखा, उसके अंदर बेटा अब ये सब दिखाई नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं हम आइरिस। ये ऐसे लटका हुआ सा है शटर जैसा, आइरिस। और जो बीच वाला गैप है बेटा, ये जो गैप छोड़ रखा है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग, क्या चीज, इस गैप को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ये जो गैप छोड़, ये जो ऊपर नीचे से लटकता हुआ है, ये देखो, ये जो ऊपर नीचे से लटकता हुआ पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, मेरा आइरिस है। एक्चुअली ये दिखा ऐसे रहे, पर ऐसे नहीं होता, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे, समझ रहे हो। अब भाई साइड व्यू है ना, तो सिर्फ ऐसा दिख रहा है, पूरा स्फीयर तो दिखेगा नहीं इसमें, है ना। एक्चुअल में ये ऐसा है अंदर, ये पूरा ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे भी होगा, ठीक है, इस तरह का आइरिस। और इसके बीच में बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्यूपिल, आपका आंख का छोटा वाला गोलू। समझ में आ गया, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। छोटा वाला गोलू क्या डिसाइड करता है, कितनी लाइट अंदर जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। अगली चीज क्या आ गई, क्रिस्टलाइन लेंस। और अंदर घुसे, ये आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया, और अंदर गए क्रिस्टलाइन लेंस। सबको पता है आंखों के अंदर लेंस होता है, तभी तो चीजें दिखाई पड़ती। आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कैसा होता है, सर दोनों होता होगा, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। नहीं बेटा, आंख के अंदर हमारे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। अब यार कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो फिक्स्ड होती है, तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे भाई, क्योंकि इमेज तो एक ही जगह बननी है पीछे स्क्रीन पे। तो ये जो लेंस होता है ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। बड़ा चमत्कारी लेंस है आंख के अंदर भाई, नेचुरल चीजें बड़ी चमत्कारी होती हैं। जनरली आपके पास जो लेंसेज होते हैं, जो आपने क्वेश्चन वगैरह किया, उसमें फोकल लेंथ फिक्स्ड होती थी। कि आंख का लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होती है। सर कैसे चेंज करता है ये भी बता दे।
आंख के ऊपर यहां पे देखो ये और ये दिख रहा है साइड से एक पार्ट, ये वाला पीला पीला सा, ये मैं बना देता हूं, पीले रंग से ही बनाता हूं तो आपको समझ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ये देखो सिलियरी मसल्स लेंस के अगल बगल लगी है, सिलियरी मसल्स। ये क्या करती है, ये दबा देगी, दबाएगी तो लेंस मोटा हो जाता है, और ये अगर खुल गई, ऐसे छोड़ दी, ढीला छोड़ दिया इसको, ये मसल्स ने खुद को ढीला छोड़ दिया तो लेंस लंबा हो जाएगा। तो ये सिलियरी मसल्स अगर लेंस को दबाएगी, टूटेगा नहीं बेटा, क्या होगा, ऐसे दब के मोटा हो जाएगा, ओ गोल्लू सा फूल जाएगा एकदम। और अगर ये मसल्स रिलैक्स हो गई तो लेंस लंबा हो जाता है। मोटे होने पे फोकल लेंथ क्या, अभी आगे बताते हैं, ये आगे बताते हैं कि मोटे होने पे फोकल लेंथ का क्या होगा, पतले होने पे फोकल लेंथ का क्या होगा, ये थोड़ा सा रुक जाओ बताते हैं। अभी ये समझ में आया कि आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कैसा होता है, पहली बात कॉन्वेक्स नेचर का होता है, दूसरी बात कि फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, फोकल लेंथ क्या होती है, फ्लेक्सिबल, चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होती है, कौन चेंज करता है, सिलियरी मसल्स। कैसे लगी होती है, लेंस के अगल बगल, ऐसे दबाएगी तो लेंस मोटा, और ऐसे छोड़ जाएगी तो, ऐसे ढीली हो गई तो लेंस पतला और लंबा। जब लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, जब पतला हो जाता है तो फोकल लेंथ ज्यादा। ये आगे दिखा रहा हूं, अभी दिमाग पे लोड मत लेना, अभी इतना क्लियर हो गया। तो दो चीजें पढ़ ली हमने, एक तो क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, कॉन्वेक्स नेचर का होता है, फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, और दूसरी चीज क्या पढ़ ली, सिलियरी मसल्स, जो फोकल लेंथ को चेंज करती है, लेंस को दबा के मोटा और ढीला छोड़ के पतला कर देती है। सिलियरी मसल्स एडजस्ट दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दबाएगी तो मोटा और ढीला छोड़ देगी तो पतला। आगे ये पढ़ना है हमें, है ना, ये पूरी प्रॉपर्टी है, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ये एकोमोडेट कर सकते हैं कैसी भी लाइट। ये आगे अभी फिर से पढ़ना है, टेंशन मत लेना। एक और बात, कॉन्वेक्स लेंस बेटा अगर आप देखो मैक्सिमम केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता था, एक स्पेशल केस को छोड़ देता, मैक्सिमम केस में रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारे आंखों का लेंस बेटा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब आप सामने अपने दोस्त को जिसको देख रहे हो, सामने जिस गुड़िया रानी को आप मेरी गुड़िया रानी को नहीं देखना, बहन है तेरी, गुड़िया रानी को देख रहे हो, उसका मुंह नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखते हैं। पर सर हमें तो सब सीधा दिखता है, दिमाग का खेल है भाई। हम कोई भी चीज देखते हैं ना, आंख उसकी इमेज उल्टी बनाता है, फिर दिमाग उसको सीधा करके हमें दिखाता है, और ये सब फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड में हो रहा है, दिमाग इतनी तेज चल रहा है। तो हम जो भी चीज देखते हैं उसकी इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, और दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। क्लियर हो गया, एक क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ये रहा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पढ़ ली हमने यहाँ पे, दूसरी चीज क्या पढ़ ली, सिलियरी मसल्स, जो उसको ऐसे करके दबा के मोटा या ढीला होके पतला कर देते। नेक्स्ट क्या चीज पढ़नी है बेटा हमें, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आ गया रेटिना। अब रेटिना क्या है बेटा, स्क्रीन है, कोई भी इमेज बन रही है तो किसी स्क्रीन पे तो बनेगी, हवा में तो नहीं लटकेगी। तो उधर स्मार्ट बोर्ड लगाया, दूसरे स्टूडियो में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, हाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं, सॉरी टीवी लगाया जिसमें दिखता है, हाँ ठीक है। वापस रेटिना, रेटिना क्या है, स्क्रीन है ना, रेटिना से टीना याद आया, पढ़ ले भाई। रेटिना क्या है बेटा, पीछे आंख की एक स्क्रीन है, ये यहाँ पे, ये पूरा जो आंख का पार्ट है, इस गोलू का ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है पतला सा, ये जो पार्ट है बेटा, थोड़ा पिंक पिंक सा थोड़ा सा दिख रहा है तुम्हें भी, हाँ ये जो पार्ट है ना, ये स्क्रीन है आंख की। पर्दा, भाई मूवी देखने जाते हो, किस पे देखते हो मूवी, थिएटर में, पर्दा पे देखते हो कि नहीं, तो ये पर्दा है आंखों का पीछे, आंखों का पीछे पर्दा है, रेटिना। इस पे इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है इस पे। अब बेटा जो हमारी रेटिना होती है ना, इसके पास एक स्पेशल तरह की सेल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सेल। कौन सी सेल होती है इसके पास, रेटिना के पास फोटो सेंसिटिव सेल होती है बेटा। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, फोटो मतलब फोटोन और फोटोन मतलब लाइट। तो लाइट के सेंसिटिव इसमें कुछ सेल्स होती हैं, तो जैसे ही लाइट आती है उनको ये सेंस कर लेती हैं, और ये सेल्स बेटा जो भी आपका लाइट का सिग्नल आया था इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। हमारा ब्रेन कौन सा सिग्नल लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये लाइट की जो सेल्स होती हैं, ये जो भी इमेज बन रही है, ये तो आपका लाइट वाला सिग्नल है, इस सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पलटकर ब्रेन को भेज देती है। ठीक, तो चलो सबसे पहली चीज पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। रेटिना क्या है, स्क्रीन है, कहां होती है, पीछे, ये रेटिना, ठीक। अच्छा, रियल इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इन्वर्टेड बनती है तो दिमाग उसको सीधा करता है। हैज लॉट्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, बहुत सारी इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल हैं, जैसी रोशनी पड़ती है एक्टिव हो जाती है, हाँ भाई कुछ काम करना है, ठीक।
अभी ये बाद में पढ़ेंगे। सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कैसे सिग्नल बनाती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ब्रेन को भेज देती है। ठीक, तो रेटिना स्क्रीन है, समझ में आया? ठीक है सर। इसके अंदर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल है, ठीक है सर। वो लाइट फॉर्म में लेती है सिग्नल को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन को भेज देती है। अब रेटिना के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या सेल्स आप बोल सकते हो हैं। कौन कौन सी? एक होती है रॉड्स, एक होती हैं कोन्स। वैसे तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर ये छोटा सा पार्ट अपन पढ़ लेते हैं सिर्फ, रॉड्स एंड कोन्स। अब इतना याद रखना कि कोन्स से कलर दिखता है। जब भी हम कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो कोन्स की वजह से होता है। सी से कोन्स, सी से कलर। तो कोन्स रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? रॉड्स। रॉड्स बेटा कंट्रोल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इमेज कितनी इंटेंस बढ़ेगी, कितनी गाढ़ी बनेगी, कितनी बढ़िया दिखाई पड़ेगी। तो रॉड्स क्या कंट्रोल करते हैं? लाइट इंटेंसिटी को। ठीक, तो रॉड्स एंड कोन्स, कोन्स से कलर्ड इमेज दिखती है और रॉड क्या बताता है कि कितनी इंटेंस, कितनी गाढ़ी, कितनी साफ इमेज बनेगी, और कोन्स उसमें सी से कोन्स, सी से कलर उसमें रंग भर देता है। एक और बात, रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन इन लो लाइट के लिए। अंधेरे वगैरह में हम रॉड सेल की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब रात में आप अंधेरे में बाहर निकल जाते हो और घर के बाहर आपको कुत्ता बिल्ली दिखता है, चूहा दिखता है, शेर, शेर भी दिखता है क्या? कहाँ रहता है? जंगल में। बाहर जब आप निकलते हो अंधेरे में कोई चीज आपको दिखती है ना, या लाइट ऑफ हो गई और आप ऐसे आंख करके ऐसे देखने की कोशिश करते हो, तो वो रॉड सेल है बेटा, जो आपकी लो लाइट में एक्टिव हो जाती है ना। और लो लाइट में आपने देखा होगा ज्यादा कलर दिखाई नहीं पड़ते, हाँ, क्योंकि लो लाइट में कौन एक्टिव हुआ? रॉड सेल। तो बहुत ज्यादा कलर नहीं दिखा पाता, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, इस तरह के कलर में रह जाते हैं। और कोन्स बेटा, कोन्स एक्टिव होते हैं हाई लाइट में, दिन के समय में, धूप में कोन्स एक्टिव होते हैं, इसीलिए रोशनी में आपको सारे कलर दिखाई पड़ते हैं, अंधेरे में नहीं। बस इतना याद रखना, कोन से कलर और रॉड से इंटेंसिटी। क्लियर? ये हो गया रेटिना। मेन रेटिना मत भूल जाना, स्क्रीन है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन को भेज देते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? ऑप्टिक नर्व। देखो बेटा, ऑप्टिक का मतलब होता है फिजिक्स में लाइट। जब भी ऑप्टिक बोले समझ जाना लाइट। ऑप्टिक नर्व क्या होती है बेटा? बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। अब आंख से बाहर निकलना है भाई, आंख का सारा काम हो गया। बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो रेटिना में इमेज बन के आई, ये जो रेटिना में इमेज बनी, इसको ऑप्टिक नर्व लेके चली जाती है ब्रेन के पास। किस फॉर्म में? कौन सा सिग्नल है ये? लाइट सिग्नल नहीं, कौन सा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। क्या करते हैं? सेंड्स इलेक्ट्रिकल, लिख लो, सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू दी ब्रेन। क्या होते हैं बेटा? ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, बहुत सारे बालों को यहाँ पे, है ना, लड़कियों के बाल होते हैं, आजकल लड़कों को भी होते हैं, ऐसे चोटी जैसा, वैसा बहुत सारे, ये लेके जाते हैं सिग्नल हमारे ब्रेन के पास ना। हमारी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। हमारे कान को जो ब्रेन से कनेक्ट करती है नर्व, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसीलिए बेटा सुना हुआ याद रहे ना रहे, देखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। सर क्या बात है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स कह लो या जेल कह लो होते हैं। एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहां पे होता है? लेंस और ये क्या चीज थी, याद करो अब, चलो क्या था? कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब पानी जैसा। और एक लिक्विड होता है आपके लेंस और पीछे क्या है बेटा? रेटिना। लास्ट में क्या है? रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, ए आगे होता है तो एक्वस ह्यूमर आ गया, इसे याद रख सकते हो। अल्फाबेट में ए क्या होता है? पहला लेटर सबसे आगे खड़ा होता है, तो एक्वस ह्यूमर कहां होता है? आंखों में आगे। और पीछे बेटा विट्रस, वी अल्फाबेट कहां आता है? बहुत बाद में आता है, वी तो है ना, लास्ट में एकदम, वी डब्ल्यू एक्स एकदम लास्ट। तो विट्रस ह्यूमर कहां होता है? पीछे होता है। अच्छा, ये जो होता है ये पानी जैसा लिक्विड होता है। ये बेटा थोड़ा सा जेल जैसा होता है, ये जेल जैसा है और ये पानी जैसा। एग्जाम में बेटा इसका डिफरेंस पूछ सकता है, 1-2 नंबर का आ सकता है। ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या क्या है 3 पॉइंट? एक्वस ह्यूमर कैसा है? वाटर लाइक फ्लूइड, पानी जैसा, नाम ही है एक्वस। और ए से स्टार्ट हो रहा, ए पहला अल्फाबेट, तो ये आगे होते हैं। कहां होते हैं ये? इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में। विट्रस ह्यूमर की बात करें, कैसे हैं? जेल लाइक सब्सटेंस है। और वी पीछे का अल्फाबेट, तो ये पीछे होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। कहां होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में। अब फंक्शन बेटा, इन लोग ना करीब करीब कॉमन फंक्शन होने लगते हैं, फिर भी मैंने डिफरेंस दिया है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, फिर भी देखो।
अब इसका क्या काम है, इस चीज का क्या काम है विट्रस ह्यूमर का? पूरे आंख को शेप में रखना। बेटा सोचो इसके अंदर मान लो हवा होती या वैक्यूम होता तो क्या होता, आंख ऐसे पचड़ जाती, कभी भी चिपक जाती कभी भी। इसीलिए इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस भगवान हमें भर के दे देते हैं ताकि आंख को सपोर्ट मिला रहे, आंख का शेप बना रहे, आंख की स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इसका काम क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, हेल्प्स द आई टू कीप इट्स शेप। तो आंखों को शेप बना रहे इसके लिए इसमें बीच में एक जेल भरा है कि दबेगी नहीं आंख, है ना, खिंचेगी नहीं आंख। इसका काम क्या होता है एक्वस ह्यूमर का, सुन लो ध्यान से। एक्वस ह्यूमर भी शेप और स्ट्रेंथ देता है, एक्वस ह्यूमर भी शेप और स्ट्रेंथ देता है आगे वाले पार्ट को। पर इसका एक और फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिशन भी देता है आंखों को। आंखों के अंदर सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंस अगर लिखना हो तो बोल देना कि भाई एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन, और ये क्या देते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और हेल्प्स द आई टू कीप इट्स शेप। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो यही आंख के बेटा 9 पार्ट्स आपको अच्छे से समझने थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो ह्यूमन आई के सारे पार्ट समझ में आ गए, फंक्शन भी समझ में आ गया। अब बेटा आपको वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी उठा के एक बार ह्यूमन आई के डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। देखो डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बस सारे पार्ट्स की लेबलिंग आपको समझ में आनी चाहिए, कहाँ कॉर्निया, आइरिस, ये सारी चीजें, और सबके फंक्शन को एक एक बार लिख लो, तब आगे बढ़ना। समझ में आ गया मेमोराइज करके, तो एक बार पॉज करके भाई प्रैक्टिस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2024 क्या पूछा है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। क्या पूछा है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे इमेज बनती है, उसका नाम क्या है बेटा, स्क्रीन का नाम टीना, ओ टीना रटीना दिल तूने छी। चलो सीबीएसई 2023, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द आई। बेटा कौन सा पार्ट होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, छोटा वाला गोलू प्यूपिल, है ना, तो ये हो गया प्यूपिल। और इसके बाहर क्या लगा होता है, आइरिस, जो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक ये चीज पकड़ लो जो मैंने बताई थी कि लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या, पतला होगा तो क्या। बहुत आसान है, देखो लेंस जब थिक हुआ, जब मोटा हुआ, मोटा मतलब छोटा, मोटा मतलब छोटा, दबा के छोटा हो जाएगा, तो बेटा जब छोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कैसी होती है इसकी, लेस होती है, या आप बोल सकते हो स्मॉल। मोटा तो छोटा, छोटा तो फोकल लेंथ भी छोटा। और बेटा लेंस जब थिन होगा, पतला होगा, पतला मतलब लंबा, पतला मतलब खींच के, पतला मतलब खींच के पतला किया, लंबा, लंबा मतलब लार्ज, तो बेटा फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, मोर हो जाएगी या लार्ज। तो ये बात याद रखना कि मोटे लेंस की, मोटा मतलब छोटा लेंस, ये दबा के मोटा और छोटा, फोकल लेंथ भी छोटी, और पतले लेंस की फोकल लेंथ लंबी। चलो अब डिफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, हाँ पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये एक टॉपिक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, आपने देखा ह्यूमन आई अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। और कौन चेंज कराता है, सिलियरी मसल्स, दबा के छोटा, रिलैक्स करके पतला। ये जो एबिलिटी है इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट या चेंज इट्स फोकल लेंथ। अच्छा अब बताया कैसे कैसे चेंज होती है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अगर कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना है, टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट, बेटा कोई भी चीज कॉपी आप ऐसे पास रख दे एकदम, तो ऐसे आपको ऐसे दम लगाना पड़ता है। सोचो ना, सामने अगर देखना है, बहुत दूर नहीं, अगर सामने देखना है क्या लिखा हुआ है तो आप आराम से देख लेते हो। कोई आपके आंख के सामने ऐसे रख दे तो अरे दम लग रहा। तो जब भी कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे लेंस को दबाने लगती है। तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम्स थिक, लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ऐसे गोलू सा। कर्वेचर लेंस का बढ़ जाएगा, मतलब कर्वेचर ज्यादा हो गया, ज्यादा कर्वी लेंस हो जाएगा। इसकी पावर बेटा बढ़ जाती है, ये भी याद रखना, पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेंस जब पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या करेंगे, जब पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो दम लगाएंगे, दम लगाएंगे, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा मतलब छोटा, छोटा मतलब बेटा, छोटा मतलब फोकल लेंथ डिक्रीजेस, छोटा मतलब फोकल लेंथ कम। अगर आपको याद हो बेटा तो पार क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है, 1/f होता है। तो जब लेंस मोटा और छोटा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पार क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस केस में हमें ज्यादा पावर लगती है, ऐसे देखने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, याद रहेगा। जब नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, दम लगाती है, लेंस को मोटा दबा के मोटा, और मोटा और छोटा, छोटा तो फोकल लेंथ छोटी, पावर इज 1/f, फोकल लेंथ छोटी तो पावर बड़ी। क्लियर। अब जिसका उल्टा देखो, अगर कोई दूर की चीज देखनी है तो आराम से देख सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है
तो जब दूर की चीज देखनी है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स, सिलेरी मसल क्या करती है, रिलैक्स, आराम से बैठी भाई, ज्यादा मेहनत। अब रिलैक्स कर रही है तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला और लंबा, है ना। लेंस बिकम्स थिन, लेंस कैसा हो गया, थिन हो गया। कर्वेचर डिक्रीजेस, अब उतना ये कर्वी नहीं है जितना मोटे में एकदम कर्वी हो गया था, देखो कर्वेचर कम हो गया। अब बताओ क्या होगा, सिलेरी मसल रिलैक्स की, लेंस लंबा हुआ, लंबा हुआ तो फोकल लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस, एफ बढ़ जाएगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा और इसका फोकल लेंथ कम होगा। अब बेटा फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो पार कम हो जाएगी, पार इज 1 by फोकल लेंथ, तो इस केस में बेटा पार क्या होगी, कम हो जाएगी, और इस केस में पार क्या होगी, बढ़ जाएगी। याद रहेगा, तो ऐसे याद रखना, पास वाला ये याद रखना, ये अपने आप याद रहेगा। पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो ज्यादा मेहनत लगी, ज्यादा मेहनत लगी तो लेंस दबा दिया, मोटा हो गया, मोटा तो छोटा, छोटा तो फोकल लेंथ छोटी, और फोकल लेंथ छोटी तो पार ज्यादा। बाकी दूसरा केस अपने याद रहेगा। दूर की चीज देखनी है तो लेंस रिलैक्स है, रिलैक्स है तो लेंस लंबा हो गया, थिन हो गया, थिन है तो लंबा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, और फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम होगी। चलो अब पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट और पढ़ने हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। बेटा आपने एक चीज देखी है कि कोई कॉपी आपके आंख के पास रखी है तो दिखाई तो पड़ता है, और पास दिखाई पड़ता है, और पास अब नहीं दिख रहा सर, और पास अब कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे लोग एक जगह के बाद क्या होता है, इसकी 2 इमेज बनने लगती है ना, जैसे पास लाते जाओ, पास ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाएंगे मास्टर, लाते जाओ एक 2 इमेज, यार क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा जो सबसे कम डिस्टेंस है जहां तक ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, या उसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ, डिस्टिंक्ट एकदम साफ साफ, 2 इमेज नहीं बन रही। तो सबसे कम डिस्टेंस जहां तक एक ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई पड़े उसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। जिसकी भी आंखें नॉर्मल है उसके लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से अंदर कोई चीज रखोगे तो आपको क्लियर क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगी, पढ़ने में साफ साफ समझ में नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस है ना ऑफ क्लियर विजन। फॉर नॉर्मल विजन यंग एडल्ट्स दिस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर से अंदर चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती नॉर्मल आई के लिए। दूसरा क्या है, फार पॉइंट, हम कितनी दूर देख सकते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिबेट हो सकता है, मैं बोलूंगा कि ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, हम सबसे दूर मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। अब आप बोलोगे नहीं सर हम यहां खड़े हैं अपने शहर में, सर हमें तो अमेरिका नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो सर इन्फिनिटी कैसे। बेटा इन्फिनिटी ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जब फिजिक्स में बात करते हैं बहुत दूर, तो जहां तक चीजें हैं वहां तक दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक देख सकते हैं, फारदेस्ट जहां तक देख सकते हैं, फारदेस्ट सबसे दूर, उसको बोलते हैं फार पॉइंट, और एक नॉर्मल आई के लिए ये होता है इनफाइनाइट। द फारदेस्ट सबसे दूर पॉइंट अप टू विच द आईज कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, फॉर नॉर्मल आईज दिस इज इन्फिनिटी। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक देखना चाहिए। अब जिसकी आंख में डिफेक्ट होती है उसके ये दोनों पॉइंट हिल जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक सब कुछ दिखना चाहिए, इन्फिनिटी मतलब जहां तक नजर जा रही है, ये नहीं कि यहां से बैठ के चांद के एक एक दाग दिख जाएंगे, हैं 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक सब दिखना चाहिए। अब जिसकी भी आंख को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है उसकी आंख में कुछ डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट सब हमें पढ़नी है, क्या है। अच्छा उसके पहले एक चीज और समझ लो, डिफेक्ट पढ़ाने के पहले, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके आऊं, याद है ये चीज, पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके आऊं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा दूसरा कॉनकेव लेंस, अगर मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके आऊं तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, इन रेस को डाइवर्ज ऐसे खोल देता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कई बच्चों को मिरर से कंफ्यूजन होता है, मिरर में इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, लेंस का याद रख लो, मिरर में पलट देना, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्ज, ये 2 पॉइंट याद रखने। बाकी वही है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो ये चीजें आपको समझ में आती हैं। एक चीज और देखो, जब भी बेटा कोई कॉन्वेक्स चीज लिखी हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर कॉन्वेक्स लिखा है, ये आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं डिफेक्ट्स पढ़ाने के लिए, कुछ चीजें आपको पहले दिमाग में डाल दूं ताकि डिफेक्ट्स दिमाग में बैठ जाए, वरना डिफेक्ट समझ में नहीं आते। कहीं भी कॉन्वेक्स लिखा है चाहे लेंस हो चाहे मिरर, तो बेटा वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव हो। तो कहीं भी वेक्स दिखे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव।
कॉनकेव में उल्टा कर दो, फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। क्यों बता रहा हूं? मान लो आपका कोई दोस्त है, वो चश्मा पहना है, आपने पूछा कि तुम्हारी पावर कितनी है, तो बोलेगा -1 -2। तो कौन सा चश्मा पहना है, कौन सा लेंस है? नेगेटिव पावर, यानी नेगेटिव पावर मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। अगर आपके दोस्त ने, और जनरली आपके 95% दोस्त ने नेगेटिव लेंस ही पहने होंगे, नेगेटिव पावर वाले, तो आपका दोस्त कौन सा चश्मा पहना है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉनकेव लेंस पहना है। जनरली जितने भी आपके दोस्त यार होते हैं वो कॉनकेव ही पहनते हैं, इसलिए बताया है। और अपनी मम्मी पापा को देखना, वो पॉजिटिव भी पहनते हैं, उनके लेंस की पावर देखना पॉजिटिव में भी होती है, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाती है, बुढ़ापे में चीजें खराब होने लगती है तो उनकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव लेंस मतलब क्या पहना है, किसी की पॉजिटिव पावर है आंखों की, तो क्या पहना है उसने, पॉजिटिव किसकी, वैक्स की, यानी कॉन्वेक्स। ये याद रखना। चलो भाई आगे हम लोग उस टॉपिक पे जो मैं पढ़ना था, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड इट्स करेक्शन। सबसे पहली चीज है मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है बेटा, पास की चीज तो साफ दिखती है, दूर की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है नियर साइटेडनेस। साइटेडनेस मतलब साइट, कहां तक दिख रहा है, नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही। मतलब नियर पॉइंट वाला मामला सही है, कौन वाला मामला खराब हो गया मेरा, फार पॉइंट वाला मेरा मामला खराब हो गया। ये है मायोपिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे दूर की चीज दिखाई नहीं पड़ती? बेटा जनरली देखो, दूर से रेस कैसी आती हैं, पैरेलल। कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है तो उससे रेस कैसी आती है, पैरेलल। इनफाइनाइट से कैसी रेस आती हैं, इन्फिनिटी से पैरेलल। तो दूर के ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी मानते हैं जनरली फिजिक्स। तो दूर से जनरली रेस कैसी आती हैं, पैरेलल। दूर मतलब हो गया कि मान लो मैं क्लास में बैठा हूं और बैक बेंचर हूं आपकी तरह, और मैं देख रहा हूं बोर्ड की तरफ, तो वो मेरे लिए दूर का ऑब्जेक्ट है। और पास का ऑब्जेक्ट हो गया कि मेरी डेस्क पे जो मेरी कॉपी रखी। तो अगर मैं क्लास में बैठ के बोर्ड देख रहा हूं तो बोर्ड से कैसी रेज आएंगी, लगभग लगभग पैरेलल रेज आती हैं। अब होता क्या है मायोपिया के अंदर कि लेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेंस इन रेज को पहले ही कन्वर्ज कर देता है, लेंस इसको रेटिना तक पहुंचने ही नहीं देता। तो जो दूर से पैरेलल रेज आ रही थी, लेंस का काम क्या था, इसको कन्वर्ज करके इसकी इमेज बनाना, इसको दबा के इसकी इमेज बनाना। कहां बनानी चाहिए थी, बनानी तो यहां थी रेटिना पे, कहां बना दी, पहले ही बना दी। जब ऐसा होता है तब हमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हमें क्लास में कभी कभी कई बच्चों को होता है बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता, पर उनको अपनी कॉपी साफ दिख रही है। नियर वाली साइड सही है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया। अभी याद भी कराऊंगा, ट्रिक बता दूंगा, पहले समझ लो पूरा। क्लियर है? क्यों होता है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो आई वो पहले ही कन्वर्ज हो, तो उनको उतनी दूर की चीजें नहीं दिखती। थोड़ा और पास लाओ तो दिखने भी लगता है ना। वो लोग बोलते हैं इतनी दूर से नहीं दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है। टीचर बोलता है नहीं जिसको चश्मा लगाया आगे आके बैठ जाओ, फिर उसको दिखने लगता है। तो बेटा ऐसे लोगों का जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान होता, नॉर्मल मतलब जिसकी आंखें सही, सब नॉर्मल है बेटा, ऐसा मत देखना है ना, कभी ऐसे मत सोचना कि कोई नॉर्मल नहीं। एक नॉर्मल बच्चा है तो उसको इंफिनिटी तक दिखाई पड़ता है, पर जिसको मायोपिया हो रखा है, जिस बच्चे को मायोपिया है, उसको बेटा कहां तक दिखता है, इंफिनिटी से थोड़ा कम। यहां एक नॉर्मल इंसान को यहां तक दिखना चाहिए, मायोपिया वाले को इंफिनिटी तक नहीं दिखता, उसके थोड़े कम तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। मायोपिया मतलब पास की चीजें दिख रही है, दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि दूर से कैसी रेज आती है, पैरेलल। कहां जाना चाहिए था इनको, रेटिना पे, पर पहले ही कन्वर्ज हो गई। ये प्रॉब्लम है। अब बात आती है ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, क्यों हो गई ये प्रॉब्लम। सोचो 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 सोचो। हो सकता हो ये लेंस बहुत ही पावरफुल हो गया, इस लेंस को एक्चुअली में इस रेस को यहां ले जाना चाहिए था, थोड़ा कम कन्वर्ज करना चाहिए था, इसने क्या किया, दबा के पहले ही कन्वर्ज कर दिया। मतलब ये लेंस बहुत पावरफुल हो गया है, यानी इसकी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है। फोकल लेंथ कम, छोटी, मतलब लेंस कैसा हो गया, छोटा और मोटा हो गया। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि इस लेंस की पावर बहुत ज्यादा है, इस लेंस को रेस को यहां कन्वर्ज करना था और उसके पहले ही दबा के कन्वर्ज कर दिया। इसकी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। पावर ज्यादा हो गई है मतलब क्या हुआ, पावर ज्यादा हो गई है मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ कम हो गई है। फोकल लेंथ कम कब होती है, जब लेंस छोटा और मोटा हो, मतलब लेंस बहुत मोटा हो गया, बहुत ज्यादा कर्वी हो गया, मोटा और कर्वी हो गया है, पहला रीजन। दूसरा हो सकता है लेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेंस अपना काम सही कर रहा था, ये जो रेटिना है ये पीछे भाग गया हो। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा है हम तो सही इमेज बना रहे हैं भाई, रेटिना तुम दूर चले गए। कई बार क्या होता है, आई बॉल एक्सपैंड करके बड़ी हो जाती है, तो लेंस में कोई खराबी नहीं, लेंस सही था, एक्चुअल में रेटिना को यहां होना था, पर रेटिना खुद भागकर पीछे चला गया। दूसरा रीजन हो सकता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल पीछे चला गया। चलो अब पढ़ लेते हैं जितनी चीजें बताई। पहला,
मायोपिया नियर साइटेडनेस, नियर मतलब कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, सब याद करा दूंगा, टेंशन पहले समझ लो, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली या क्लियरली, दूर की चीजें इतनी साफ नहीं दिखती, जो बोर्ड पे लिखा है वो दिखाई अच्छे से नहीं पड़ रहा है। फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, अब इनको इंफिनिटी तक नहीं दिखता, या प्रैक्टिकल इंफिनिटी जैसे मैंने बताया दूर तक नहीं दिख रहा, उससे थोड़ा कम हो जाता है, तो इनका फार पॉइंट ऑफ इंफिनिटी नहीं, उससे थोड़ा कम है, फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी। क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट या बिफोर ऑफ रेटिना, इमेज कहां बन गई, यहीं बन गई, यहां रेस कन्वर्ज हो गई, इस जगह पे इमेज बन गई, यहां कोई सेल्स ही नहीं है जो इसको भाई डिटेक्ट कर पाए, सेल्स कहां है, रेटिना पे। अब ये क्यों हुआ होगा, दो कारण, पहला लेंस ने बदमाशी की होगी, दूसरा हो सकता हो रेटिना ने बदमाशी की हो। तो पहला पॉइंट कि लेंस बहुत पावरफुल हो गया, लेंस की पावर बहुत ज्यादा हो गई, पहले ही कन्वर्ज कर दिया, पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम मतलब छोटा और मोटा लेंस। तो रीजंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, बहुत कर्वी हो गया है ना, लेंस थिक हो गया है, लेंस कैसा हो गया है, थिक, मोटा और छोटा, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई है, पहला रीजन ये। दूसरा हो सकता हो इसने बदमाशी की हो, बड़ी हो गई हो, तो दूसरा इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बड़ी हो। अब भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन, करेक्शन कैसे करेंगे, रेस क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कर्व हो गई है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो गई है, थोड़ा रेस को अगर खोल दिया जाए, थोड़ा रेस को अगर यहां पे थोड़ा सा ऐसे खोल दिया जाए, काम बन सकता है। ये रेस बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो गई है, ऐसे जाके से दब गई है, अगर रेस को मैं थोड़ा खोल दूं तो काम हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है, खोलने वाला लेंस, खोलने वाला लेंस कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉन्केव लेंस लगा दे, ये इसका करेक्शन है, कॉन्केव लेंस लगा दो। अब देखो ये डायग्राम, पैरेलल रेज आई, आके कॉन्केव लेंस से लड़ी, इसने क्या किया, थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर दिया, दिख रहा है, थोड़ा सा रेस को देखो, ये एक ऊपर एक नीचे दिखाई पड़ा, नीले रंग से कर देता हूं, क्या किया, रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। अब लेंस अगर बदमाशी कर भी रहा है, अगर दबाएगा भी, तो ये तो ऐसी रेस डाइवर्जिंग, दबाते 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 टाइम हो जाएगा और रेस कहां पहुंच जाएंगी, रेटिना पे, क्लियर। तो हमें क्या यूज करना होगा यहां, डाइवर्जिंग लेंस, ये दिमाग में फिट करने के लिए वो थोड़े कॉन्सेप्ट बताए थे, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्लियर। पहले ही इमेज बन रही थी, दूर बनानी है, लेंस और रेटिना तो बदमाशी कर चुके हैं, तो यही कुछ बाहर सही करना पड़ेगा, तो यहां हम चश्मा पहना देते हैं कॉन्केव, कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस पहना देते हैं, रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, फिर ये मेहनत करके उसको कन्वर्ज करेगा भी तो टाइम लग जाएगा, अभी तो पैरेलल मिल रही थी, फिर कैसी रेस मिली, ऐसी, तो ऐसी को दबाने में थोड़ा समय लग गया, इमेज कहां बन गई, रेटिना। कैसी पावर होगी इस बच्चे की, पावर कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स, जहां पे वेक्स वहां पे पॉजिटिव, चाहे कॉन्वेक्स लेंस चाहे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव में नेगेटिव, तो कैसी पहना होगा, नेगेटिव पावर की लेंस। जनरली आपके दोस्तों को यही प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड का दिखाई नहीं पड़ता, तो जनरली आपके फ्रेंड्स को मायोपिया हो। दोनों डायग्राम को बेटा प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में 3 नंबर का सवाल आता है, सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, याद रहेगी, कहानी सुना दी, प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया, चलो ऐसे समझते हैं, यहां से समझते हैं, अब इसका एक याद करने की ट्रिक है, इससे सब कुछ समझते हैं, कैसे समझना है, मयोनी, मयोनी खाते हो आप, हाँ म्योनीज, हाँ म्योनी खाते हैं, तो म्योनी किसने खाई, इलॉन मस्क साहब ने खाई, इलॉन मस्क भाई अमीर आदमी हो गए, ढेर सारी म्योनी खा ली, दिमाग में इमेजिन करो तब याद रहेगा, इलॉन मस्क ने क्या खाई, ढेर सारी म्योनी खाई, और म्योनी खा के वो कैसे हो गए, मोटे, कैसे हो गए, थिक हो गए, या फैट याद रखना हो फैट याद रखो, जो याद रहे, फैट हो गए या थिक हो गए। अब जब ये थिक हो गए तो दुनिया के सामने तो नहीं आ सकते भाई, फोटो वोटो खिंचाएंगे, लोग बोलेंगे ए मोटे, ए मोटे, वो तो खैर अमीर आदमी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, एनीवेज फिर भी ए मोटे मोटे बुरा लगता है, तो जब इनको बुरा लग रहा है तो छुपना होगा कहीं, भाग के, कहीं आना नहीं है दुनिया के सामने, तो कहां छुप गए, गुफा में जाके, केव में जाके ये छुप गए कि अब मैं केव से बाहर नहीं निकलूंगा, कोई मेरी फोटो नहीं खींचेगा। कहानी पकड़ते हैं, सबसे पहले मेयोनीज खानी है, किसको खानी है, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क साहब हैं ना, अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के मेयोनीज खा रहे हैं, खाते खाते क्या हो गए, मोटे, फैट या थिक हो गए। अब फैट हो गए तो दुनिया को सामना नहीं कर सकते, तो कहां छुपेंगे जाके, सोचो एलॉन मस्क भागते हुए कहां जा रहे, केव के अंदर घुस। अब इससे सारी आपकी पूरी कहानी क्लियर है। चलो, मेयो मतलब मायोपिया, नी मेयोनीज खानी है, मेयोनीज, म्यो मायोपिया, नी नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिखाई पड़ती है, दूर की दिखाई नहीं पड़ती है, मेक्स इलॉन थिक। अब देखो इलॉन, ई एल, यहां से क्या है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या तो आईबॉल कैसी हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी, या थिक, फैट, या तो लेंस कैसा हो गया होगा, थिक या फैट हो गया होगा, छोटा और मोटा, बेटा छोटा और मोटा तो फोकल लेंथ भी कैसी हो जाएगी, लेस हो गई होगी, तो इमेज कहां बन जाएगी, आंखों के सामने, मतलब सामने मतलब रेटिना के पहले,
क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व होगा? गुफा में जाके, केव मतलब कॉनकेव लेंस। और बेटा जब भी कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर, वेक्स मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो केव मतलब फोकल लेंथ कैसी? नेगेटिव, तो पार भी कैसी हो गई? नेगेटिव। बोलो याद हो गई सारी चीजें? मायोपिया में क्या होता है? पास की चीजें दिखती है, दूर की चीज दिखाई नहीं पड़ती है, इन्फिनिटी से थोड़ा कम फार पॉइंट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इमेज पहली बन गई थी। ऐसा क्यों होता है? दो रीजन, इलॉन या तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या तो थिक, लेंस थिक हो गया, फैट हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई। कहां जाना है छुपने के लिए? अब केव में जाना है, मतलब कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से याद कर लो, अगर समझ में आए तो ठीक, वरना भाई कॉन्सेप्ट से अगर समझ लिया है सबसे बेस्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट है बेटा इसका जस्ट उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया जनरली आप देखोगे आपके दोस्तों को ज्यादा नहीं होता, जनरली ओल्ड एज में होने लगता है। ओल्ड एज में खैर दोनों चीजें खराब हो जाती है, पास की भी दूर की भी, क्योंकि भाई बॉडी बुढ़ी हो रही है, सेल्स बुढ़ी हो रही है ना, तो जनरली ओल्ड एज में ये चीज ज्यादा होती है। हाइपरमेट्रोपिया ये क्या है बेटा? फार साइटेडनेस, मतलब फार की चीजें तो दिखाई पड़ रही, दूर की चीजें साफ दिख रही है, पास में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे पास में कॉपी लेके आया, पढ़ नहीं रहा, तो बोलते नहीं है मम्मी पापा, आपने मम्मी पापा को देखा होगा, कुछ लोग के, सबके नहीं, दादा दादी को तो देखा ही होगा, पढ़ने के लिए चश्मा जरूर लगाते हैं अलग से, कहते हैं हमारा रीडिंग ग्लास है। तो बेटा वो पढ़ने के लिए चश्मा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पास की चीज दिखाई नहीं पड़ रही, दूर की दिखाई पड़ रही। तो फार साइटेडनेस इज हाइपरमेट्रोपिया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, कोई चीज पास में है उसकी इमेज ही नहीं बन रही रेटिना पे, है ना, पास में पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों नहीं बन रही है उसकी इमेज? तो बेटा पास के ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, लेंस में उतना दम नहीं बचा, लेंस उसको कन्वर्ज नहीं कर, पिछली बार बहुत दम हो गया था, उतना दम नहीं है लेंस। तो देखिए पास का ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज आई, सुकुक सुकुक सुकुक, कहां लेके चला गया ये? अरे यार दूर लेके चला गया। पास के ऑब्जेक्ट से जो रेज आई, कन्वर्ज करते करते बहुत टाइम लग गया, बहुत दूर चली गई रेज। क्योंकि लेंस क्या हो गया है बेटा, देखो देखने में मोटा लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, इसको मत सोचना, ये मैं समझाऊंगा भी नहीं डिटेल में, यहाँ पे आप देखने पे मत जाना, सिंपल। पास का ऑब्जेक्ट है, इमेज बहुत दूर बन रही है, लेंस की ताकत कम हो गई है, फील हो रहा है कि नहीं? लेंस अगर ताकतवर होता तो यही दबा देता रेस को, कहता चल यही रेटिना पे बन। और पास के ऑब्जेक्ट से जो रेज आई, एक तो वो रेज ऐसे आती हैं पास के ऑब्जेक्ट से, दूर से तो पैरेलल आती हैं, पास से ऐसी रेज आई, दूर से पैरेलल रेज, पास से ऐसी रेज आई, अब लेंस उसको दबा ही नहीं पा रहा है। यानी क्या हो गया होगा बेटा, या तो लेंस की पावर कम हो गई होगी, पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ, उल्टा इसका फोकल लेंथ बढ़ गई होगी। फोकल लेंथ कब ज्यादा होती है? फोकल लेंथ ज्यादा मतलब लेंस भी लंबा और पतला, नहीं लेंस थिन हो गया है, लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है। अगर यही लेंस अभी मोटा लग रहा है देखने में, इस पर मत सोचना, ये अलग कहानी है, इस पर नहीं पड़ेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फ्यूचर में 12th में भी नहीं। पास का ऑब्जेक्ट देखना था, रेस को कन्वर्ज ही नहीं कर पाया, दूर कन्वर्ज किया, मतलब इसकी पावर कम हो गई है, पावर कम हो गई है मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई है मतलब लेंस थिन और लंबा है, तो लेंस थिन हो गया है, मोटा नहीं हो पा रहा है, लेंस कैसा हो गया है? थिन। एक कारण ये हो सकता है कि लेंस में खराबी हो, दूसरा हो सकता है लेंस सब सही कर रहा हो, आईबॉल ने बदमाशी की। ये आईबॉल जो है इसको यहां होना चाहिए था, पिछली बार क्या की थी? एक्सपैंड, इस बार क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई, आईबॉल छोटी हो गई, बड़ी होना चाहिए था, किसी कारण से आईबॉल छोटी हो गई। तो अगर आईबॉल यहां पे होती, सोचो यही आईबॉल यहां पे होती तो इमेज सही जगह बनती। तो हो सकता हो बदमाशी आईबॉल ने की हो सकता हो बदमाशी लेंस ने। भाई आईबॉल अगर बड़ी होती, सोचो बड़ी आईबॉल होती तो इमेज एकदम सही जगह बन रही थी, हो सकता है आईबॉल को यहां होना चाहिए था पर वो घुस के यहां चली। दो रीजन हो सकते हैं, पहला या तो लेंस पतला लंबा थिन हो गया है, दूसरा या तो आईबॉल श्रिंक कर गई। क्या कर गई है? आईबॉल श्रिंक कर गई है। ठीक है, अब पढ़ लें कहानी एक बार, समझ में आ गया? चलो क्या है? कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाइपरमेट्रोपिया, दूर की चीज साफ दिख रही, कोई टेंशन नहीं। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसको ऐसे याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया को दादा दादी से याद रखना, दादा दादी से, कि दादा दादी को क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया जनरली, ऐसे उनको प्रेसबायोपिया, उनको दोनों चीजें एक साथ होती हैं, वो भी आगे पढ़ लेंगे। दूर की चीज नहीं दिख रही है, पास की चीज दिख रही है, सॉरी दूर की चीज दिख रही है, पास की चीज साफ साफ दिखाई नहीं, क्योंकि पास में उनको रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते। नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, ये समझो। अब वो यहां से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर इतना दूर रख दो तो पढ़ लेंगे, उनका नियर पॉइंट खराब हो गया, उनको पास की चीज नहीं दिखाई पड़ रही, थोड़ा दूर रखो दूर रखो, हाँ अब पढ़ने में आ रहा है। कई बार जैसे दादाजी को चश्मा नहीं मिलता तो अखबार को ऐसे करके नहीं पढ़ते हैं, ऐसे करके क्या लिखा है इसमें, हाँ क्या लिखा है, अच्छा मोदी साहब ने ये पॉलिसी बनाई, और जैसे पास को नहीं पढ़ते, पास के लिए चश्मा चाहिए होता है, तो क्या होता है उनका नियर पॉइंट पीछे चला गया है। तो क्या लिखा है? नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। क्यों हो सकता है ये? क्यों हो सकता है? लेंस की पावर कम हो गई हो, रेस को दूर कन्वर्ट कर रहा हो, पावर कम हो गई मतलब फोकल लेंथ ज्यादा या थिन हो गया। तो पहला रीजन
अब पहले इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड रेटिना। इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है। क्यों पीछे बन रही है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। बेटा फोकल लेंथ क्या हो गई है? बहुत ज्यादा। लेंस कैसा हो गया है? थिन, है ना। लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ। लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है। अगर लेंस मोटा होता तो दबा के इमेज सही जगह पे बना देता। और मोटा, इतना मोटा नहीं, पास में और मोटा, पास में वैसे भी मोटा होता है और मोटा चाहिए यहाँ पे, समझ लो। और मोटा होता दबा के यहाँ इमेज बना देता। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ है, इसलिए इमेज यहाँ पे जाके बन रही है। दूसरा, आई बॉल हैज बिकेम टू स्मॉल। आई बॉल को एक्चुअल में शायद यहां होना था, वो छोटी हो गई। दोनों में से एक प्रॉब्लम होगी, या हो सकता हो दोनों का मिक्स हुआ हो, थोड़ा लेंस खराब हुआ हो, थोड़ा आई बॉल भी पास आ गया, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, आई बॉल छोटी हो गई, यहां होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या हो रहा है? रेस कन्वर्ज नहीं हो रही, और कन्वर्ज होना चाहिए था, और पहले मिल जाना चाहिए था, और पहले कन्वर्ज होना था। बहुत दूर जाके यह कन्वर्ज हुई यार, और पहले कन्वर्ज होना था। तो अब हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा। कैसा लेंस चाहिए होगा? कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगा दो ठीक ठीक पावर का, जिससे काम बन जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे तो क्या करेगा? रेस को थोड़ा वो कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा ये कन्वर्ज कर देंगे, दोनों मिलकर काम बना लेंगे। देखो कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ये पास के ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे। इस वाले कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया? नीला पेन ले लेता हूं। इस वाले कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया? थोड़ा इसने कन्वर्ज किया, ये देखो, थोड़ा सा इसने कन्वर्ज किया, बचा हुआ इसने कन्वर्ज किया, सही जगह इमेज बन गई। ये है हाइपरमेट्रोपिया। दोनों के सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहने चाहिए, यहां से सवाल आते हैं, और ये दोनों इमेज प्रैक्टिस करनी होगी। तो पॉज करके दोनों की इमेज प्रैक्टिस करना। एक बार मेमोनिक बता देता हूं, उसके बाद चलो। मेमोनिक क्या है इसका? ये समझ लो एक फास्ट मेट्रो है। मेट्रो है, सब देखी है सबने, कई लोग ने देखी होगी, कई लोग ने टीवी में देखी होगी। एक फास्ट मेट्रो, मेट्रो कैसे चलती? बहुत तेज, जूम। एक फास्ट मेट्रो के ऊपर एक इंसान खड़ा है, छैया छैया कर रहा है, और वो इंसान आप सोच सकते हो आपके दादा दादी हैं, है ना, सबसे ज्यादा रेलिवेंट। देखो मैं किसी की यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, दादा भी हीरो है यार। तो यहाँ पे आपके दादा खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? फास्ट मेट्रो के ऊपर, तेजी से मेट्रो जा रही है। जब बेटा मेट्रो तेजी से आगे बढ़ेगी तो दादाजी की आंख में धूल जाएगी, तो आंख कैसी कर लेंगे? वो छोटी, ऐसे धूल जा रही है, आंखें कैसी हो जाएगी? छोटी। तो क्या होगा? मेक्स आई स्मॉल, आंखें को छोटा कर लिया। और बेटा चेहरा कैसा होगा? ऐसे उड़ने लगता है ना, कार्टून वार्टून देखा होगा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो इंसान ऐसे बाइक पे से तेज चलता है तो चेहरा ऐसे फड़फड़ ऐसे फैल नहीं जाता एकदम। तो फेस लार्ज हो गया, कैसे? जैसे वैक्स हो, जैसे मोम, मोम की तरह फेस पूरा ऐसे, मोम की तरह फेस पूरा ऐसे। तो ऐसे इमेजिन कर लो कैसे मोम लगी है चेहरे पे, और चेहरा ऐसे एकदम बड़ा हो गया। कहानी एक बार फिर से पकड़ते हैं। कैसी मेट्रो है? फास्ट मेट्रो। ऊपर कौन खड़ा है? दादाजी। और दादाजी क्या कर रहे हैं भाई? मेट्रो पे खड़े जा रहे हैं। बहुत तेज हवा आई तो आंखें ऐसी छोटी, आंखें छोटी, और चेहरा क्या हो गया है? लार्ज, क्योंकि चेहरा ऐसे फैल रहा है, ऐसे हवा ऐसा करके ऐसे फैल रहा है। कैसा दिख रहा है चेहरा? वैक्स जैसा, मोम जैसा ऐसे फैल। चलो चलो, सबसे पहले फास्ट। एफ का मतलब हो गया बेटा फार, एसटी का मतलब हो गया साइटेडनेस। साइटेडनेस, फार साइटेडनेस किसमें होती है? हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो मेट्रो, मेट्रो मतलब हाइपरमेट्रोपिया। मेक्स आई स्मॉल, आई बेटा स्मॉल मतलब आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल स्मॉल हो गया, या बोल सकते हो आई बॉल क्या हो गया? श्रिंक हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है। फेस लार्ज बेटा, एफ मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसी हो गई? लार्ज हो गई। कैसी हो गई? लार्ज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लेंस लंबा और पतला। लेंस कैसा हो गया? थिन हो गया। फिर बेटा वैक्स, वैक्स का मतलब कॉन्वेक्स। बोल याद हो गया? मास्टर, मजा आ गया। कई लोग को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, बेटा कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट से समझ लो, जैसे भी याद करना है याद रखो, समझ में आया ऐसे तो ठीक है, वरना अपने आप। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे पेन कॉपी निकलेगा, वीडियो पॉज होगा। मायोपिया के दोनों डायग्राम, हाइपरमेट्रोपिया के दोनों डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सारे पॉइंट्स दिमाग में बसने चाहिए, चाहे कॉन्सेप्ट से बच रहे हो चाहे मेमोनिक से। करके ही आगे बढ़ेंगे भाई, कसम नहीं दे रहा हूं, वरना बोलेगा मास्टर कसम दे दी, पर अपने आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आ गया, सीबीएसई 2020 में सवाल आया हुआ है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम देखो क्या हुआ, दूर से रेज आ रही है, और कहीं पहले ही दूर से मतलब बेटा इसको दूर की चीज दिखाई सही से नहीं पड़ रही है, यानी पास का दिखता है तो इसको नियर साइटेडनेस होगा। दूर की चीज नहीं दिख रही, पास की चीज दिख रही है, दूर के वाले में प्रॉब्लम हो रही है, इमेज सही जगह नहीं पड़ रही। नियर साइटेडनेस मतलब मेयोनी यानी मायोपिया हो रखा है इसको। अब सवाल देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। जो आइडेंटिफाई हो गई, मायोपिया, दूर की चीज नहीं दिख रही, पास की दिख रही, पास मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया, मायोनी। लिस्ट इट टू कॉजेस, कर लोगे, दो कॉजेस बता चुका हूं, क्या क्या हो सकता है? लेंस ज्यादा मोटा हो गया हो, या आईबॉल एलोंगेट हो गई हो। नेम द टाइप ऑफ लेंस, बेटा मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है? मेयोनिक। हॉके एलॉन मस्क कहां छुपे थे जाके? केव में, तो कॉनकेव लेंस। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई 2024 क्या सवाल पूछा है 2024 में, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, पास का ऑब्जेक्ट इसको सही नहीं दिख पा रहा है, दूर की इमेज इसकी सही बनती है, मतलब इसको फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस, फास्ट मेट्रो मतलब हाइपर मेट्रोपिया हो रखा है भाई को। ठीक है, चलो सवाल, नेम द डिफेक्ट, हो गया हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस डायग्राम स्टेटिंग द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, स्टेटिंग द पार्ट ऑफ आई जो रिस्पॉन्सिबल है, तो बेटा दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो आई का लेंस हो सकता है, दूसरा आई बॉल, तो दोनों पार्ट होंगे स्टेटिंग द पार्ट, या तो आई लेंस में प्रॉब्लम है या तो आई बॉल में। लिस्ट टू कॉजेस, तो टू कॉजेस हो गई बेटा, आई लेंस कैसा रह गया हो, फास्ट मेट्रो मेक्स आई स्मॉल, आई बॉल छोटी हो गई हो, फेस लार्ज, फोकल लेंथ ज्यादा हो गई हो। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज, तो बेटा उसके बाद क्या करते हैं, फेस कैसा दिखता है, फेस लार्ज लाइक वैक्स, तो कॉन्वेक्स। क्लियर है, जैसे भी आप करो। चलो अब और दो डिजीजेज हैं, एक है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा, ओल्ड एज के अंदर जनरली पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है, इसको हाइपरमेट्रोपिया मत बोलना, पास की चीजें जनरली दिखाई नहीं पड़ती, इसका रीजन अलग है। रीजन क्या है, इंसान जैसे जैसे बुढ़ा होता है उसके बॉडी की सारी चीजें काम करना कम कर देते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब अपनी फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। विथ एजिंग पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। रीजन क्या है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो सिलियरी मसल है वो कमजोर हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, लेंस को पतला नहीं कर पा रही हैं। दूसरा क्या हो सकता है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, की सिलियरी मसल तो सही से काम कर रही हैं, लेंस ही मोटा नहीं हो रहा है, दबा रहे हैं लेंस मोटा हो नहीं रहा, सख्त हो गया है, खींच रहे हैं पतला भी नहीं हो रहा है, लेंस सख्त हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर गया है, इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। पर ध्यान से सुनो, जनरली बुढ़े लोगों को जब पास की चीज दिखाई नहीं पड़ती है, विद एजिंग पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, जनरली इसके साथ साथ उनको दूर की चीजें भी नहीं दिखती, फार ऑब्जेक्ट्स भी इनको प्रॉब्लम करते हैं, वहां पे भी इनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो यानी इनको एक साथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। अब एग्जाम में अगर पूछेगा प्रेस बायोपिया क्या है, तो बोलना दोनों डिजीज है, बट एक्चुअल में सिर्फ नियर बाई वाली, जनरली साथ में दोनों होते हैं, इसलिए एग्जाम में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों किसी को हो तो प्रेस बायोपिया, एग्जाम के लिए याद रखो दोनों एक साथ होते हैं। तो बेटा आप प्रेस बायोपिया के लिए क्या याद रखना एग्जाम में, कि किसी को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में हो, ये बोलने की बात है, ऐसे लिख नहीं सकते, गलत है वैसे ये, क्योंकि इनके रीजंस अलग हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के। तो आप एग्जाम में जैसे पूछे कि नियर बाई इमेज और फार ऑब्जेक्ट दोनों देखने में प्रॉब्लम है तो प्रेस बायोपिया, पर प्रेस बायोपिया की डेफिनेशन पूछे तो ये वाली लिखना कि नियर बाई ऑब्जेक्ट एज के साथ दिखने कम होते हैं, मसल्स ढीली हो जाती हैं, लेंस फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक, अब भाई दोनों तरह की प्रॉब्लम हो गई, अब चश्मा क्या लगाएं, तो दोनों चश्मे चाहिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो दो चश्मे तो नहीं बदलेंगे, तो एक लेंस आते हैं बाई पोलर लेंसेज, बाई पोलर लेंसेज, बाई मतलब दो, पोलर मतलब दो पोल्स, मतलब दो अलग अलग पोल, क्या होता है मैग्नेट में जैसे होता है, तो बाई पोलर लेंसेज, इसमें बेटा कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी, तो ऐसा चश्मा होता है, इसमें देखो नीचे ये सर्किल बना हुआ है, दिख रहा है, ये जो नीचे वाला सर्किल होता है ये पढ़ने के लिए होता है, ये रीडिंग के लिए होता है, तो रीडिंग वाला बेटा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, और पूरा जो है बेटा वो दूर का देखने के लिए, तो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, कॉनकेव। इसका बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, दूर की चीजें देखने के लिए, दूर की चीजें के लिए कॉनकेव यूज करते हैं, और पास के लिए कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं, याद रखना, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, तो ये होते हैं बाइपोलर लेंसेज फॉर पर्सन सफरिंग विद बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक और डिजीज है बेटा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट आपने देखा होगा, आंखों में झुर्रियां पड़ जाने को कैटरैक्ट कहते हैं। तो कैटरैक्ट क्या है, लेंस बिकम्स ओपेक, आंख का लेंस ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, ओपेक हो गया, ओपेक मतलब जिससे लाइट पास नहीं करती, ओपेक मतलब जिससे बेटा लाइट पास ना करे, जिस चीज से लाइट पास ही नहीं होगी उसको ओपेक बोलते हैं। आंख का लेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपेक क्यों होता है, क्योंकि एक मिल्की लेयर बन जाती है, एक क्लाउडी लेयर बन जाती है आंख के सामने। कैसे सही होता है, बहुत आसान, कैटरैक्ट की सर्जरी होती है आजकल, आजकल तो लेजर सर्जरी भी होती है, सही हो जाता है, इतनी बड़ी अब प्रॉब्लम नहीं है। पर जब पहले ट्रीट नहीं हो पाता था तो इंसान पूरी तरह से अंधा हो जाता था, क्यों, क्योंकि आंखों के आगे एक क्लाउडी मिल्की लेयर बन गई, आंख ओपेक हो गई, लाइट ही अंदर नहीं जा रही तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। समटाइम्स एट ओल्ड एजेस क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इसमें होता था। करेक्शन क्या है, कैटरैक्ट सर्जरी। ये भी आपने देखा होगा जनरली बुढ़े लोगों को, दादा दादी को होने लगती है, जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे एक परत बन जाती है आंख के ऊपर, मिल्की या क्लाउडी परत, और इसको कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक, याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2020 क्या सवाल पूछा है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, क्या होगा बेटा उसको, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रेस बायोपिया का था, वीकेंड सिलियरी मसल्स, प्रेस बायोपिया का था, ये है ओपेक आई लेंसेज। सीबीएसई 2023, इट इज ऑब्जर्व दैट पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिमिनिशेस विद एज। देखो इन्होंने ये नहीं लिखा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, कि उसके रीजंस अलग है, ये कह रहे हैं पास की और दूर की चीजें एज के साथ दिखना बंद हो जाती है। गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, क्या रीजन है इसका, तो बेटा रीजन क्या है,
दो रीजन बताओगे। पहला, सिलियरी मसल्स वीक हो गई, अभी आपसे डिजीज नहीं पूछा है, सिलियरी मसल्स वीक हो गई। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस खत्म हो गई। यही दो रीजन थे इसके। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस इज डिक्रीज्ड। ठीक, नेम द डिफेक्ट, दैट इज कौन सी डिफेक्ट होगी बेटा? सबसे ज्यादा चांसेस प्रेस बायोपिया के होने के हैं। ठीक है, चलो ये हो गई आई और उसकी डिफेक्ट। अब आते हैं कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई खत्म, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा याद नहीं करना है, बहुत तेजी समझ में आएगा। सबसे पहली चीज क्या है हमारी? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करना। तो प्रिज्म बेटा वैसे मैंने यहाँ पे देखो बनाया है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास का प्रिज्म, है ना? हाँ सर ये तो पता है, ट्रांसपेरेंट देखा होगा, पेपर वेट बनता है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। इट हैज 2 ट्रायंगुलर प्लस 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, आगे वाला दिखाई पड़ रहा है, एक पीछे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल हो गए। 3 रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल देखो ये दिख रहा है साइड में, एक रेक्टेंगल इस साइड से दिखाई पड़ रहा है, हाँ, और एक इसका बेस। तो एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, है ना? 3 रेक्टेंगल समझ में आ गए, और एक ट्रायंगुलर आगे, एक ट्रायंगुलर पीछे, तो 2 ट्रायंगुलर। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को बेटा हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। दो कर्व सरफेस या दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होते हैं, इसके दो जो ट्रायंगुलर सरफेस हैं, इनके बीच में जो ट्रायंगल का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब हम लोग ने यार आपके सिलेबस में जो प्रिज्म लेंगे वो हम लेंगे इक्विलैटरल प्रिज्म, जिसमें तीनों एंगल इक्वल होंगे। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। आराम से लो, टेंशन मत लो, बहुत इजी। कैसा प्रिज्म है? सारे एंगल इक्वल है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। लाइट कैसी ली? मोनोक्रोमैटिक लाइट। बेटा मोनो मतलब होता है सिंगल, जो कि आप हो, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा थोड़ा सा। क्रोमैटिक मतलब होता है कलर। तो सिंगल कलर की लाइट अगर हम प्रिज्म पे डालें तो क्या होगा? हाँ, सिंगल कलर की लाइट और व्हाइट लाइट डालने पे अलग अलग चीजें होती हैं, समझना होगा। तो पहले कौन सी लाइट ली हमने? और एग्जाम में आया भी है, बोर्ड में कई बार लिखते हैं कि अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट डालेंगे तो क्या होगा, अगर व्हाइट लाइट डालेंगे तो क्या होगा। मोनोक्रोमैटिक व्हाइट नहीं हो सकती बेटा, व्हाइट सिंगल कलर नहीं होता लाइट में। अरे सर क्या बोल रहे हो? हाँ, जब लाइट की बात करोगे तो व्हाइट लाइट सिंगल कलर नहीं बेटा, व्हाइट लाइट में तो सारे कलर होते हैं। सनलाइट को व्हाइट लाइट बोला जाता है, सनलाइट के अंदर तो इंद्रधनुष के रंग होते हैं। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की, और बेटा व्हाइट लाइट को कभी भी मोनोक्रोमैटिक लाइट मत बोलना, बाकी कोई भी कलर हो, नीले रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की लाइट, इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे आई, आके प्रिज्म से टकराई। अब बेटा इंसिडेंट रे जब टकराती है तो हम क्या बनाते हैं बताओ? किसी भी सरफेस पे टकराती है तो क्या बनाते हैं? नॉर्मल। क्यों? बाहर क्या है बेटा? एयर है, अंदर क्या है बेटा? ग्लास है। तो एयर से ग्लास कहां जा रहे हो? रेयर से डेंसर में। जहां पे लाइट लड़ी वहां क्या बनेगा? नॉर्मल। अब ये सरफेस देखो ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर देखो ऐसा होगा 90 डिग्री, ऐसे बनेगा ना। तो थोड़ा सा सीधा करके देखो तो ये लाइन भी सीधी हो जाएगी, इसको सीधा करो ये लाइन भी। तो बेटा इसका परपेंडिकुलर यूं, जैसे इस लाइन पे यूं बनाते हो, अब इसी लाइन को टेढ़ा कर दो, ये तो ऐसी हो जाएगी। तो उठा कैसे? ये देख ऐसे। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले तो हमें नॉर्मल बनाना था, बना लिया मास्टर, बहुत अच्छा बेटा। सबसे पहले नॉर्मल बनाया, ये बन गया नॉर्मल। अब ये लाइट को यूं सीधे चले जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, यस और नो? दिस लाइट शुड हैव गॉन लाइक दिस, ऐसे चले जाना चाहिए था सीधे इसको। पर मीडियम चेंज हुआ है, रेयर से डेंसर हुआ है। लाइट किधर बेंड होती है रेयर टू डेंसर में? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ, ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो लाइट को बेंड कर लेते हैं। लाइट ऐसे ना जाके बेंड हुई और यूं चली गई बेंड होके। अब फिर से एक सरफेस आया, इस तरफ फिर से क्या है? ग्लास, बाहर फिर से क्या है? एयर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में। यहां पे फिर नॉर्मल बनेगा बेटा, ऐसा सरफेस है तो नॉर्मल ऐसे खपाच, ये नॉर्मल बन गया। बोलो ठीक है? ये 90 डिग्री पे ऐसा है ना सरफेस, तो इसका 90 डिग्री ये होगा, देखो तो ये बन गया नॉर्मल। अब ग्लास से एयर, डेंसर टू रेयर, लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए था सीधे, पर डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। डेंसर टू बेंड्स अवे, तो नॉर्मल इधर है, ऐसे जाना चाहिए था अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो यूं चली गई लाइट। अब एक चीज आप याद रख लेना, अ प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। देखो ऐसे लाए थे, क्या किया
अपने बेस की तरफ। ये बेस हो गया प्रिज्म का, बेस मतलब नीचे वाला पार्ट। तो प्रिज्म बेटा हमेशा रे ऑफ लाइट को क्या करता है, बेंड कर देता है, किधर, टुवर्ड्स इट्स बेस, हमेशा अपने बेस की तरफ बेंड कर देता है। कहीं से भी लाइट यहां डालो, ऐसे डालो, वैसे डालो, हमेशा किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स इट्स बेस। डायग्राम समझ में आ गया? अब देखो, अगर समझ में आ गया अच्छी बात, याद रखना है तो बहुत सिंपल है, एक रे यूं बनाना, फिर सीधी रे बनाना, फिर ऐसे घिसा देना। मास्टर मैं तो कुछ नहीं समझेगा, ऐसे ही बना देगा। क्लियर है? प्रिज्म किधर बेंड करता है रे को, टुवर्ड्स इट्स बेस। तो याद रखना, ये बना है, ऐसे आई, सॉरी ये बना है, रे यूं आई, सीधा कर दे, फिर ऐसे निकाल दे। क्या हमेशा सीधी होती है? नहीं, बट अभी तुम बनाओ, टेंशन मत लो, एग्जाम में है ना इक्विलैटरल प्रिज्म ही आता है। नया सीधी हुई, फिर नीचे किधर गई, टुवर्ड्स इट्स बेस चली गई। चलो अब कुछ कुछ हमें एंगल समझने हैं। क्या क्या एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेटा ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या समझना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेटा ये इंसिडेंस का एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर क्या है? ई, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जो लाइट इमर्ज की, ये बेटा कौन सी रे है? इमर्जेंट रे, बाहर निकली ना, इमर्ज की। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो क्लियर हो गए तीन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एक और चीज है एंगल डी, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये क्या है? ये बताता है लाइट कितना डेविएट की अपने ओरिजिनल पाथ से। लाइट की ओरिजिनल पाथ क्या थी? ये फाइनली किधर चली गई, ये, तो कितना डेविएट हुई, तो ये जो एंगल मुड़ी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है? लाइट कितना डेविएट की अपनी ओरिजिनल पाथ से। ये ओरिजिनल पाथ है और कितना डेविएट की, सू, यहां से सू, फाइनली ऐसे निकल गई ना लाइट यूं, तो अपनी ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट की। कैसे बनाओगे बेटा ये एंगल? बहुत सिंपल है, आप एक काम करो, इस रे को थोड़ा पीछे बना दो। अब देखो लाइट क्या इतना डेविएट की है, क्या यही वो एंगल है? बोलो आया, बताओ। इस रे को मैं थोड़ा पीछे बना दूं ऐसे, अब लाइट यूं जा रही थी और यूं चली गई, तो क्या इतना डेविएट की, यहां पे रखा, ये इतना ही हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डी। बोलो क्लियर है? एंगल ऑफ डेविएशन डी। बोलो क्लियर है? लाइट यूं जा रही थी, इतना डेविएट, तो प्रिज्म से रिलेटेड इतना ही आता है। हाँ आगे भी आता है, मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर लाइट में यही चीजें हैं। पहली चीज क्या याद रखनी है? अ प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। तो लाइट कैसे भी आए, ऐसे सीधा करो फिर नीचे झुका दो, ठीक। फिर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, फिर एंगल ऑफ डेविएशन कि लाइट एक्चुअली ऐसे जा रही थी ओरिजिनली, इतना डेविएट हो गई, इसको मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड किया, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड किया और देखा तो लाइट यूं अपने ओरिजिनल पाथ से, देखो ये यूं इतना डेविएट हुई, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो अब बेटा एक चीज आपको समझनी है, क्या? वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ये बेसिक सबको पता होगा कि व्हाइट लाइट एक्चुअली जो सनलाइट आती है बेटा, व्हाइट लाइट, सनलाइट को व्हाइट लाइट बोला जाता है। सनलाइट, जो सनलाइट होती है बेटा उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं, है ना। अ प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लिया हमने कि हाँ प्रिज्म क्या करता है, रे ऑफ लाइट को बेंड करता है। और किधर बेंड करता है बताओ? ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे। किधर बेंड करता है बताओ? अपने बेस की तरफ बेंड करता है। बार बार इधर क्यों देख रहे हैं? नए स्टूडियो में आए, ट्रैवल कर रहे हैं तो आदत नहीं पड़ी। अब समझो, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये अलग अलग कलर का अलग अलग होता है। अभी सिंगल कलर की बात हुई, तो अलग अलग कलर में प्रिज्म रे को अलग अलग तरह से बेंड करता है। किसी कलर को बहुत ज्यादा बेंड करता है, किसी कलर को बहुत कम बेंड करता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? अलग अलग कलर की अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोड़ दे यार, नहीं है सिलेबस में। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर रंग की अलग होती है, छोड़। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। सम कलर बेंड्स मोर देन अदर, कुछ ज्यादा बेंड होते हैं, कुछ कम बेंड होते हैं। अब देखो लाइट में जो व्हाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है,
उसमें कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये सब आपको पता होगा। 7 रंग कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको याद रखने का तरीका भी सबको याद होगा, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, है ना, ऐसे याद रखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अलग अलग कलर को प्रिज्म अलग अलग तरह से बेंड करता है। सबसे ज्यादा कौन बेंड होता है बेटा? सबसे ज्यादा वायलेट कलर बेंड होता है। वायलेट बेंड्स दी मोस्ट, वायलेट बेंड्स दी मोस्ट। और सबसे कम कौन बेंड होता है बेटा? रेड, रेड बेंड्स दी लीस्ट। ये बात बेटा आपको याद होनी चाहिए। तो लाल रंग बेटा सबसे कम। लाल रंग क्या होता है? लाल रंग जिद्दी होता है साहब। लाल रंग खून, हमारा खून कैसा है? जिद्दी है, तो हम बेंड नहीं होते। जिद्दी है इसलिए वो बेंड नहीं होता। तो रेड बेंड्स दी लीस्ट, वायलेट बेंड्स दी मोस्ट। तो प्रिज्म पे अगर दो अलग अलग कलर डालूं तो एक का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, एक का कम। सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम रेड। तो इधर आ जाते जाते बेंडिंग क्या होगी? कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है इतनी बात? जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो वायलेट से रेड की तरफ, वैसे वैसे बेंडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रहेगा? ऊपर जाते वक्त बेंडिंग कम, सबसे ज्यादा ये बेंड, सबसे कम ये। चलो अब आते हैं, न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने मोनोक्रोमैटिक नहीं, उन्होंने सनलाइट को प्रिज्म पे दे मारा। मोनोक्रोमैटिक को नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। बेटा व्हाइट लाइट को कैसे याद रखो? सनलाइट। उन्होंने सनलाइट को प्रिज्म पे दे मारा। कहानी अलग होगी। सिंगल कलर को मारते थे कोई दिक्कत नहीं, जब सनलाइट या व्हाइट लाइट को मारते तो क्या देखा कि यार सारे कलर ऐसे बिखर गए, ऐसे फैल गए, ऐसे स्प्लिटिंग हो गई। व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग क्या हो गई बेटा? व्हाइट लाइट की क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई, फैल गए। कोई पूछे क्यों स्प्लिटिंग हुई? सोचो। क्योंकि बेटा वायलेट बहुत ज्यादा बेंड हो गया, रेड सबसे कम बेंड हुआ। बेंड सब हुए, देखो ऐसे जाना चाहिए था। रे को एक्चुअली तो यूं जाना चाहिए था, प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। देखो सब बेस की तरफ थोड़े थोड़े तो बेंड हुए, ये रेड कम हुआ, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा। रेड भी बेस की तरफ ही बेंड हुआ है, देखो थोड़ा सा हो गया। जाना ऐसे चाहिए था, बेंड हो गए। रेड यार थोड़ा कम बेंड हुआ, वायलेट बहुत ज्यादा बेंड हुआ। क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग बेंड हुए तो वो सेपरेट हो गए, वो स्प्लिट हो गए, और इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। इनटू 7 कलर्स भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। The splitting of white light into its constituent color, into its component color, into its 7 colors. White light मतलब sunlight. क्यों हुई याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। Why dispersion happens? यही क्वेश्चन आता है। Why dispersion happens? Because different colors bends differently. Red bends the least, जिद्दी। Violet bends the, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी चीज स्पेक्ट्रम। बेटा अब जो डिस्पर्स होने के बाद ये जो कलर ऑब्टेन हुए, कहाँ ऑब्टेन होंगे? जैसे हवा में तो कलर दिखेंगे नहीं, हवा में दिख रहा है। कोई स्क्रीन रखोगे तो मैंने क्या किया है बेटा, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। इस जगह पे क्या किया है? इस जगह पे एक स्क्रीन लगाई है, और इस स्क्रीन पे सारे कलर दिख रहे हैं। अब ये जो सारे कलर दिख रहे हैं ये एक बैंड जैसा है, कलर्स का बैंड है। इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। और ये याद रखना डिस्पर्जन कहाँ होता है? फर्स्ट सरफेस पे। अच्छा सवाल पूछ सकता है बोर्ड में, कॉम्पिटेंसी बेसिस पर पूछेगा भी, पूछ सकता है कि पहले सरफेस पे डिस्पर्जन होता है कि दूसरे सरफेस पे। और बच्चा लिख के आएगा प्रिज्म में दोनों सरफेस पे, यही लिखेगा। डिस्पर्जन हैपेंस एट द फर्स्ट सरफेस, दूसरे पे सिर्फ रिफ्रैक्शन, सिर्फ बेंडिंग, और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, डिस्पर्जन, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम। ये देखो स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, क्या है? The band of color components of light obtained on the screen. The band of 7 colors of white light obtained on screen. क्लियर है? डिस्पर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पूछा है बेटा, व्हाई डज डिस्पर्शन अकर्स? बता चुका हूं। अ प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट, प्रिज्म बेंड करता है रे ऑफ लाइट को। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल, किसी का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, किसी का कम। रेड बेंड्स द लीस्ट, वायलेट बेंड्स द मोस्ट। बस बेटा यही आंसर होना है कि व्हाइट लाइट आई, बेंड सब हुए, रेड सबसे कम, वायलेट सबसे ज्यादा। A prism bends a ray of light, true. Angle of deviation is different for different color. Red bends the least, violet bends the most. Angle of deviation सबसे ज्यादा किसका होगा? एग्जाम में ये पूछ रहा है तो बता लोगे ना। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है? वही आंसर होगा, वायलेट। ये है बेटा डिस्पर्शन। नेक्स्ट बेटा क्या हुआ, न्यूटन साहब ने ये फिनोमेना खोजा, तो फिर न्यूटन साहब को एक सवाल दिमाग में आया, तो इंटेलिजेंट थे। सवाल उनके दिमाग में ये आया, यार ये कहीं ये जो प्रिज्म है, कहीं यही तो कोई तो गुड्डू जैसा बदमाश तो नहीं है, कहीं यही तो कलर नहीं बना रहा? क्या पता
कि व्हाइट लाइट में कलर थे सनलाइट में, या प्रिज्म में कुछ ऐसा था कि प्रिज्म कलर बना देता था। अब उनको यार इस पे डाउट हो गया, उन्होंने कहा यार मुझे प्रूफ करना है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर थे, प्रिज्म से कलर नहीं बन रहे, क्योंकि प्रिज्म में आके ही डिस्पर्शन दिखा, ग्लास स्लैब में नहीं दिखता बेटा, क्योंकि ग्लास स्लैब लाइट को बेंड नहीं करता। ये भी सवाल हो सकता है कि ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन क्यों नहीं दिखता, बिकॉज ग्लास स्लैब डज नॉट बेंड रे ऑफ लाइट। ग्लास स्लैब में क्या होता है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं, पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। हाँ, ग्लास स्लैब जो होता है, वो जो पटखरा रखते हो, वो नहीं करता डिस्पर्शन ना, क्योंकि उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल। तो प्रिज्म करता है। इनको लगा ये प्रिज्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, शेप में, इस ऑब्जेक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से 7 कलर बनते हो। तो इनको प्रूफ करना था कि व्हाइट लाइट में ही 7 कलर होते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिए आइडेंटिकल। कैसे प्रिज्म लिए, 2 इन्वर्टेड प्रिज्म, और इन्वर्टेड भी कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल प्रिज्म लिए, एक जैसे ट्विंस। तो आइडेंटिकल प्रिज्म लिए और उनको ऐसे उल्टा फुल्टा करके रख दिया इधर और एकदम बराबर, एकदम पैरेलल, एकदम सटा के। अब उन्होंने एक व्हाइट लाइट यहां से देके मारी। अब क्या होगा, पहले प्रिज्म पे व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट, पहले प्रिज्म पे व्हाइट लाइट गई। अब अपन 2 ही कलर देखेंगे, रेड और वायलेट। पूरा कौन कौन बैठ के यार बार बार कौन ये सब बनाएगा, तो अपन रेड और वायलेट पकड़ लेते हैं। चलो, यहां से रे ऑफ लाइट को यूं जाना चाहिए था, ऐसे थोड़ी सी बेंडिंग होगी। सबसे कम बेंडिंग रेड की, रेड को मैंने थोड़ा सा बेंड कर लिया। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वायलेट कलर की, तो वायलेट, ये मैं ये कलर ले रहा हूं, वायलेट को थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया। बोलो समझ में आया यहां तक। लाइट को यूं जाना चाहिए था, यस सर। बेंड होगी, ऐसे जाना चाहिए था, यस सर। बेंड होगी, सबसे ज्यादा बेंड वायलेट, सबसे कम रेड, बाकी कलर बीच में कहीं होंगे। चलो आगे ले चलते हैं रेड लाइट को। यहां से रेड लाइट रिफ्रैक्ट करते हुए आगे गई, यहां से वायलेट लाइट भी रिफ्रैक्ट करते, सॉरी, यहां से वायलेट लाइट भी रिफ्रैक्ट करते हुए आगे गई। अब जरा समझना, अब एक अच्छा सवाल बनेगा यहां पे। अब सवाल क्या बनेगा कि इस प्रिज्म को देखो, प्रिज्म रे ऑफ लाइट को किधर बेंड करता है, फेस की तरफ। यानी ये रे ऑफ लाइट अब यूं बेंड होगी, उल्टा। अरे ध्यान से देखो, यही प्रिज्म उठा के उल्टा रख दिया है। तुम इसको इधर से देखने की कोशिश करो, यहां अपनी आंखें रखो, कैसे रखूं, ऊपर आंखें, यहां अपनी आंखें सोचो। अब यहां से देखने की सोचो, तो भाई रे ऑफ लाइट लड़ी, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स इट्स बेस। प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। तो रेड लाइट बेस की तरफ बेंड हुई यूं, थोड़ी सी। रेड बेंड्स द लीस्ट, तो थोड़ी सी बेंड हुई। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, वायलेट का देखा, अरे यार बहुत ज्यादा बेंड हो गई, होगी कि नहीं। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, और बेंड होके दोनों एक ही जगह पे जाके मिल गई। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ, रेड सबसे कम बेंड हुआ। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा ही क्यों हुआ सर, इतना ही क्यों बेंड हुई, दोनों मिल क्यों गई दोनों। बहुत सिंपल बेटा, आइडेंटिकल प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन। रेड जितना एंगल इधर डेविएट हुआ था, उतना ही एंगल इधर डेविएट हो गया। वायलेट जितना इधर डेविएट हुआ था, उतना ही इधर हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। अब बाहर यहां से कैसी लाइट निकलेगी, जब बाहर यहां से लाइट निकलेगी, कैसी निकलेगी, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट बाहर आई, इसका मतलब प्रिज्म तो कलर नहीं बनाता, इसका मतलब प्रिज्म तो कलर नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि सनलाइट के पास 7 कलर्स होते हैं। सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। पहले डाउट था कि प्रिज्म से तो कलर नहीं बन रहे थे, अब प्रूव हो गया। क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, 2 प्रिज्म लेने हैं, उल्टा पुल्टा करके रखना है, आइडेंटिकल प्रिज्म होंगे। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट से सारे कलर्स नहीं निकालने, 2 लेने हैं। सबसे ज्यादा बेंड वायलेट, सबसे कम बेंड रेड। फिर चली गई आगे, प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, इसको भी बेस की तरफ, इसको भी बेस। इस प्रिज्म पे गए, प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। अब बेस कहां है, ऊपर, तो रेड भी ऊपर और वायलेट और ज्यादा। यहां पे भी देखो, रेड सबसे कम बेंड हुआ, वायलेट बहुत ज्यादा, दिख रहा है ना, वायलेट तो पूरा ऐसे बेंड हो गया। दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गए, बाहर व्हाइट लाइट, बाकी कलर्स इनके बीच में होंगे, सारे कलर्स यहां पे मिलके व्हाइट लाइट बनी। क्लियर है। चल अब नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष। भाई इंद्रधनुष की खास बात यह है कि कभी कभी दिखता है, कैसे दिखता है, क्या फिनोमेना होता है। तो बेटा इसमें डिस्पर्जन होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और इसमें एक रिफ्लेक्शन होता है, खास तरह का रिफ्लेक्शन। तो याद रखना, रेनबो के लिए जब भी सवाल आए तो याद रखना उसमें डिस्पर्जन भी है, रेनबो के अंदर रिफ्रैक्शन तो है ही है, और साथ ही साथ बेटा इसमें एक स्पेशल तरह का रिफ्लेक्शन होता है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं है, थोड़ा स्पेशल तरह का रिफ्लेक्शन होता है। 3 फिनोमेना है। अब चलो देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे सन है, सूरज, और ये हमारे पास क्या है, एक रेन ड्रॉप है। ठीक है, 2 चीज की जरूरत पड़ती है रेनबो बनाने के लिए, एक सन और एक रेन ड्रॉप की। ठीक है, सन से रेज ऑफ लाइट आई, और ये कब होगा, जस्ट बारिश के बाद, जब थोड़ी बहुत बूंदें बची होती है, वाटर वेपर बचा होता है। तो धूप आई यहाँ पे,
बूंद के ऊपर, ठीक है सर। धूप आई बूंद के ऊपर, रे ऑफ लाइट आई बूंद के ऊपर। अब ये बूंद ना प्रिज्म जैसी दिख रही है, देखो यहां से, ये देखो, हाँ ये तो प्रिज्म जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्जन। तो यहां से बेटा सारे कलर अलग अलग हो जाएंगे। रेड बेंड्स द लीस्ट, तो रेड सबसे कम बेंड की, सॉरी, रेड बेंड्स द लीस्ट, तो रेड सबसे कम बेंड की। एंड वायलेट बेंड्स द मोस्ट, तो वायलेट ले लेते हैं, ये सबसे ज्यादा बेंड किया। अब यहां पे तो बेटा क्या हुआ? यहां पे डिस्पर्जन हुआ, इस जगह पे डिस्पर्जन हुआ, या रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यहां पे क्या होगा? प्रिज्म जैसी है तो व्हाइट लाइट सेपरेट हुई, ये सनलाइट या व्हाइट लाइट बोल सकते हो। सनलाइट आई, ये सेपरेट हुई, रेड सबसे कम बेंड हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा। यहां पे अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही? डेंसर से रेयरर में जा रही, और ये एंगल इतना बड़ा हिट होता है कि यहां पे बेटा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और लाइट यूं रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई, और वायलेट वाली भी रिफ्लेक्ट होके यूं आ गई। और यहां पे बेटा आपकी आंखें हैं, आप यहां से देख रहे हो। अब आपको क्या दिखेगा बेटा? आपको रेड लाइट कहीं यहां से आती हुई दिखेगी, और आपको बेटा वायलेट लाइट कहीं यहां से आती हुई दिखेगी। यहां पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इतना क्लियरली दिखता नहीं वैसे, वायलेट, येलो और रेड टाइप का कुछ दिखता है। सारे कलर्स कहां दिखाई पड़ते हैं? इतना क्लियर नहीं दिखता, वायलेट और रेड। तो आपको सबसे ऊपर कौन दिखेगा रेनबो में? रेड। और सबसे नीचे कौन सा दिखेगा? वायलेट। तो याद रखना कि रेनबो में सबसे ऊपर हमें क्या दिखता है? रेड, और नीचे क्या दिखता है? वायलेट। कई बार बेटा उल्टा भी हो जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं, सेकेंडरी रेनबो वो सिलेबस में नहीं, यही होता है आपके सिलेबस में। याद रखना बेटा, सन आपके पीछे होना चाहिए और रेनबो आपके सामने होना चाहिए। सन कहां होना चाहिए? आपके बिहाइंड, और रेनबो कहां बनेगा? आपके सामने। सवाल क्या आया हुआ है इसका? सीबीएसई 2024 क्या है? द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। सन इज ओवरहेड, ऐसे में तो हो नहीं पाएगा। सन आपके सर के ऊपर नहीं, सन कहां चाहिए? बिहाइंड यू चाहिए। यहां क्या बोल रहा है? सन इज ओवरहेड, ऐसे ओवरहेड मतलब आप यहां खड़े हो और सन जस्ट आपके ऊपर, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही। ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? सीबीएसई 2023, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन फिर इस पे दिखा लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो का फॉर्मेशन प्रैक्टिस करके बनाना होगा। सन पीछे, ड्रॉप आगे, बना लेंगे। रे ऑफ लाइट आई, रेड, वायलेट और फिर रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट क्या है? द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है? रिफ्रैक्शन होता है, यस। रिफ्लेक्शन होता है, यस। डिस्पर्जन होता है, तो ये भी सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ज्यादा सही लग रहा है यार मुझको, इंटरनल, क्योंकि अंदर अंदर हुआ। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, दो बार रिफ्लेक्शन तो नहीं होता। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये भी नहीं। तो सबसे एप्रोप्रिएट बेटा ये है। इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दिया, ऊपर वाले में वो नहीं लिखा था। पहले सरफेस पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, और दूसरे पे रिफ्लेक्शन हुआ। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें एक कहानी समझ लो, उससे आगे की चीजें समझ में आएगी। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है? मान लो ये तुम्हारे अर्थ का सरफेस है और ये ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये मैंने क्या बनाई है बेटा? ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर बनाई है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। एयर नीचे बहुत ठोस होती है जस्ट सरफेस के ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स दूर होते जाते हैं। विथ हाइट एयर की डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो ऊपर जाते वक्त क्या होगा? एयर की डेंसिटी क्या होती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है। तो ये सबसे डेंस और ऊपर सबसे रेयर। मतलब बेटा जब हम नीचे ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाए, समझो ऊपर एयर डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी ऊपर जाते वक्त लेयर्स कैसी होती जा रही है? बताओ, खुद से बताओ। एयर डेंसिटी कम होते 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 तो ऊपर लेयर कैसी हो रही है? रेयर हो रही है, रेयर हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेयर कैसी होंगी? रेयर होंगी। और जैसे जैसे नीचे आओगे लेयर कैसी हो जाएंगी? डेंसर हो जाएंगी। मतलब अगर ये मीडियम रेयर है तो ये डेंसर, ये इसके कंपैरिजन में रेयर और ये डेंसर। समझो इसके कंपैरिजन में ये वाला रेयर, ये उससे भी डेंसर, ये रेयर, ये उससे भी डेंसर। तो हम कह सकते हैं कि नीचे आते वक्त लेयर कैसी होती जा रही हैं? डेंस होती जा रही हैं, है ना। उल्टा बोल लेते हैं इसका, जस्ट ज्यादा शायद याद रहे। नीचे आते वक्त ऊपर एयर डेंसिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो नीचे आते वक्त डेंसिटी बढ़ रही है, ऊपर जाते वक्त घट रही है। तो नीचे ज्यादा डेंस है, तो नीचे की लेयर कैसी है बेटा? डेंसर है। और ऊपर की कैसी है? रेयर। जब भी नीचे आओगे तो आप किधर आ रहे हो? रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर।
अब मैं एक रे ऑफ लाइट लेके आता हूं, ये मैं लेके आया, ये मैंने लड़ाई, यहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल बन गया। रे कहां से आ रही है, रेयर से डेंसर, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जाते वक्त एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर डेंसिटी। तो रे कहां से कहां आ रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो गई। अब यहां पे फिर से मैंने नॉर्मल बनाया। अब बताओ रे कहां से कहां जा रही है, फिर से ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर, नीचे डेंसिटी ज्यादा है ऊपर कम, तो फिर से रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। फिर यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया। अब कहां से कहां आ रही है, रेयर से डेंसर, हर बार ऊपर रेयर नीचे डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो लाइट कुछ यूं बेंड होती हुई दिख रही है, तो हम ना यहां पे रे ऑफ लाइट को यूं बनाते हैं, ऐसे कि रे ऑफ लाइट यूं आई ऐसे, और इसके बाद हम रे ऑफ लाइट को यूं बना देते हैं, ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी। बोलो आया, रे ऑफ लाइट यूं आई, देखो ऐसे देखो इसको, देखो इसकी पाथ देखो, ये बेंड हो गई। तो कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में बेंड होती है। आया, क्यों होती है, क्योंकि ऊपर की लेयर रेयर होती है, नीचे की लेयर डेंसर होती है, तो हमेशा रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। हाँ, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, बेटे जो तारा होता है ना, वो हमको ना अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हायर पोजीशन पे दिखता है। ये क्यों होता है, और देखते हैं। यहाँ हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर मैंने बना ली है, ऐसी दिखती नहीं है, मैंने ऐसी बनाई है। अर्थ के ऊपर गुड्डू बेटा खड़ा है हमारा। गुड्डू बेटा क्या देख रहा है, गुड्डू बेटा तारा देखना चाह रहा है। तो बेटा तारे से एक रे ऑफ लाइट लेके आता हूं मैं, ये तारे से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, टकराई, टकराई की क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट कुछ यूं चली जाएगी, हाँ सर। अब गुड्डू बेटा जब इस रे ऑफ लाइट को देखेगा तो इसे कुछ ऐसा फील होगा, देखो ऐसे बेंड हो जाएगी ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स, अभी सिखाया था। जब वो देखेगा उसे लगेगा यार, यहां सोचो गुड्डू बेटा की आंखें हैं, ठीक है, ऐसे अर्थ के अंदर घुसा दी सर, ये गुड्डू बेटा की आंखें, जब ये रे ऑफ लाइट को देखेगा तो इसे ऐसा लगेगा कि ये रेस तो कहीं यहां से आ रही है। भाई उसे थोड़ी पता है कि लाइट ने रिफ्रैक्शन किया है, ये सब गुड्डू बेटा को थोड़ी पता। गुड्डू बेटा तो देखता है रेस कहां से आ रही है, यहां से, तो सीधे इसके ऐसे कहीं यहां पे जाके वो सोचेगा कि तारे की एक्चुअल में तारा होगा। इससे बना देता हूं मैं, ये। अब गुड्डू बेटा ने यहां से देखा, उसको रे ऑफ लाइट यूं आती हुई दिख रही, ये आती हुई दिख रही, ये उसकी आंख में रह गई, ये देखो उसको रे ऑफ लाइट जैसी आती हुई दिखी, उसने उसके हिसाब से सोच लिया भाई कि लाइट तो यहां से आ रही होगी। बोलो आया, ऐसे बेंड हुई, उसने यहां से सीधा बनाया, तो उसे बेटा ये जो तारा है, ये तारा उसे कहां दिखने वाला है, तारा उसको इस जगह की जगह यहां कहीं ऊपर दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट मतलब रियल नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, रियल नहीं है। अब पूछेगा तारा ऊपर क्यों दिखता है, तो सारी कहानी आपको लिखनी होगी। क्या कहानी लिखोगे, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट अबव अर्थ सरफेस, ऊपर जाते हो लेयर कैसी होती है, रेयर होती है, रेयर टू डेंसर लेयर ऑफ एयर। जब से आप ऊपर से नीचे आओगे, ये यहां से जब आप अंदर आओगे तो आपको कैसा फील होगा, हर बार रेयर टू डेंसर होगा, और रेयर टू डेंसर होगा तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये डायग्राम बना के दिखा देना, ऐसे दिखा देना कि ऊपर जाते वक्त डेंसिटी कम होती है, तो ये रेयर, ये डेंसर, रेयर टू डेंसर। इसी चीज पे एक्सप्लेन होता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। बेटा एक्चुअल जो सनराइज होता है और हमें जो सनराइज दिखता है उसमें 2 मिनट का अंतर होता है। हमें सन 2 मिनट पहले दिख जाता है। मान लो फिर से मैं गुड्डू बेटा को यहाँ पे बैठा लेता हूँ, अच्छा गुड़िया को बैठाएं, चलो गुड़िया रानी बड़ी सहानी मेरी प्यारी गुड़िया रानी आ गई यहाँ पे। अब गुड़िया रानी को सन कब दिखना चाहिए, जब सन उसके सीधे में हो, और उसे ना सन होराइजन से नीचे होता है तो भी दिख जाता है, होराइजन ये लाइन बना दी सरफेस से, उसे जब नीचे होता है तो भी दिख जाता है। कितनी देर पहले, 2 मिनट पहले। और सूरज ढल के भी नीचे जाएगा, उगने के पहले भी नीचे होगा, है ना, होराइजन से ऊपर आया और ढलने के बाद भी नीचे चला जाएगा, तो ढलने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट अबव अर्थ सरफेस, वही कहानी, रेयर टू डेंसर लेयर ऑफ एयर, ऊपर से नीचे आओगे रेयर टू डेंसर, वही कहानी लिखनी है इसके अंदर। सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, सन इज विजिबल फॉर 2 एक्स्ट्रा मिनट्स आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद भी दिखता है। कैसे होता है बेटा, ये सन है, होराइजन के नीचे है, क्या हमें दिखना चाहिए, नहीं, हमें होराइजन के ऊपर की चीजें दिखती है, सिर्फ यहां से हमारी आंखें सिर्फ ऊपर की चीजें देख पाती है। अब क्या है, यहां से जब अंदर आओगे तो लेयर कैसी होंगी, डेंसर से रेयर, सॉरी रेयर से डेंसर, रेयर से ऊपर रेयर है ना, रेयर से डेंसर। मैं यहां सन से एक रे लेके आता हूं, ये लेके आया, ये ठीक है, ये लेके आया रे ऐसे। अब ये रे किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये
अब यहां से मेरी गुड़िया बेटा जब इसको देखेगी तो मेरी गुड़िया बेटा को क्या दिखाई पड़ेगा? गुड़िया बेटा को दिखेगा सन कहीं यहां पे है। बोल, उसे तो सन कहीं ऊपर दिखेगा, वो तो सीधी रे बना देगी भाई। बोलाया तो सन होराइजन के नीचे, उसे कहां दिखेगा? होराइजन के ऊपर। तो और अच्छा डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको भी एग्जाम में बनाना होगा। तो मैं ये रे ऑफ लाइट लेके आया, यहां पे टकरा देना जस्ट ऊपर, किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये अब गुड़िया रानी को ये रेस कहां से आती हुई दिख रही? गुड़िया रानी इसके सीधा देखेगी एकदम यहां से यू, तो वो कहेगी यार कहीं यहां से रेस आती हुई दिख रही है यार मेरे को तो सर। मैं बोलूंगा सही बोल रही है। तो वो कहेगी यार सन तो यहां होना चाहिए, जबकि सन कहां है? होराइजन के नीचे। तो सन कहां दिखेगा आपको? यहां पे दिखाई पड़ रहा है, जबकि वो नीचे है। तो सन अभी उगा नहीं है, एक्चुअल में अभी नहीं उगा है, पर हमें सन ऊपर दिखने लग गया। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेयर जो ऊपर होती हैं वो रेयर, नीचे डेंसर। लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। और ये डायग्राम बनाना होगा। सनसेट के बाद भी सन नीचे चला गया, फिर भी हमें 2 मिनट तक दिखता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ये थोड़ी अलग चीज है कि लाइट की स्टार ट्विंकल ट्विंकल चमचम चमचम क्यों करता है। समझो बेटा, स्टार हमसे इतनी दूर है ना, इतनी दूर है कि उनको हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कहां गया? स्टार्स आर वेरी फार, तो दे बिहेव लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, एक ही सोर्स है लाइट। अब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर है बेटा, इनकी डेंसिटी हमेशा सेम नहीं रहती। क्यों? हवा वगैरह चल रही है, इतना फिनोमेना हो रहा है, कभी धूप हो रही, कभी छांव हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे। किसी तुमको गर्म कर दे, भागोगे नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल भागने लगे, डेंसिटी कम हो गई। समझ रहे हो? प्रेशर लग गया, कहीं से प्रेशर लग गया, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो बेटा इतनी चीजें होती रहती है एटमॉस्फेयर में, लेयर्स की डेंसिटी फिक्स्ड नहीं रहती, चेंज होती रहती है। पर हाँ, यहां हमेशा रेयरर, यहां डेंसर, रेयरर डेंसर रेयरर, नीचे आओगे तो डेंसर होगी। पर एक लेयर की जो डेंसिटी वो हमेशा फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से। पढ़ लो, द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन वेरिंग। फिजिकल कंडीशन लगातार चेंज होती रहती है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें। ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। डेंसिटी ऑफ लेयर कीप्स चेंजिंग, बट ये याद रखना, यहां से यहां जाओगे तो हमेशा क्या होगा? रेयरर टू डेंसर, वो चेंज नहीं हो रहा, पर हर लेयर की डेंसिटी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। स्टार कहते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स कीप चेंजिंग। क्या हुआ भाई? मान लो मैं एक रे ऑफ लाइट स्टार से लेके आता हूं, ये मैं एक रे लेके आया यूं, क्या होगा? ये मैं रे लेके आया, ये क्या होगा? बेंड हो गई ऐसे। हमें स्टार कहां दिख रहा होगा? कहीं यहां दिख रहा होगा। ठीक है, अब लेयर की डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। अगले ही सेकंड एक दूसरी रे लेके आया, ये क्या हुई बेटा? डेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो गई। अगले ही सेकंड, इसी पे समझ लेते हैं, इसी रे के ऊपर अगले ही सेकंड इसी रास्ते पे दूसरी रे जो आएगी, वो यार ऐसे बेंड नहीं हुई, वो ऐसे हुई, फिर थोड़ी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर यहां पे आई, तो थोड़ी चेंज हो गई पाथ। क्यों? क्योंकि डेंसिटी लगातार वेरी कर रही है। देखो, इस बार ज्यादा बेंड की, हो सकता है अगली बार बहुत कम बेंड करे, ऐसे चली जाए। अब इस बार आपको तारा कहीं यहां दिखेगा, पर बेटा क्यों दिखेगा? क्या आपकी आंखें भी पोजीशन चेंज कर रही हैं? आंखें तो फिक्स्ड है, हम तो यहां से देख रहे हैं। तो कभी स्टार से जो रेज आ रही है आंखों में जाएंगी और डेंसिटी चेंज होती रहेगी, तो कभी कभी रेज आंखों के बाहर, कभी इधर बाहर। और स्टार से बेटा एक रे तो आती नहीं है। ओ, डायग्राम तो एक ही का बनता है सर। बेटा रेज आती हैं, रेज, सिंगल रे थोड़ी आती है, रेज आती है। तो कई बार स्टार से आने वाली 100 रेज आंखों में जाएंगी, कई बार सिर्फ 50 गई, 50 आंखों के इधर रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि भाई डेंसिटी चेंज हो रही है। तो कुछ रेज इधर बेंड हुई, कुछ यहां पे आके छूट गई इस आंख पे, कोई उससे भी बाहर उधर, कोई पड़ोसी को दिख रही है रेज, हाँ पड़ोसी को दिख रहा है, कोई तुम्हारा दोस्त बैठा है दूसरे शहर में, उसकी तरफ चली गई रेज। छोटा सा डिस्टेंस चेंज होगा भाई, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, लाइट इधर की उधर। तो मान लो स्टार से 100 रेज निकली, तो कभी तुम्हारी आंखों में बेटा क्या होगा? कभी 100 जा रही होंगी, कभी 50 जा रही होंगी, कभी 10 जा रही होंगी, और कभी 0 भी जाएगी। जब 100 की 100 रेज आंखों में आ जाती हैं, इत्तेफाक अच्छा है, बेंडो के सारी रेज आंखों में आई, चमकता हुआ तारा, एकदम भयानक इंटेंसिटी वाला। 50 आई थोड़ा कम, 20 आई और कम, 0 आई गायब हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। क्या होता है कि जो स्टार से लाइट आ रही होती, लाइट रेज आ रही होती हैं, कई बार पूरी की पूरी रेज, सारी रेज आंख में जाती हैं, कई बार कुछ जाती हैं, कुछ नहीं, है ना। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार कीप्स चेंजिंग एंड अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आई फ्लिकर्स। अमाउंट ऑफ स्टार लाइट, कभी 100 का अमाउंट आ रहा है, कभी 50 का, कभी 20 का, अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आई फ्लिकर्स।
ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब आता है भाई प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं सर? प्लैनेट्स में भी तो खेल होना चाहिए था सिर्फ। वीनस वगैरह दिखता है ना मॉर्निंग स्टार, सुबह सुबह वीनस, तो वो क्यों नहीं ट्विंकल? वो ऐसे एकदम कांस्टेंट, एकदम ऐसे एक ही चमक से चमकता रहता है, ऐसे जलबुझ नहीं करता। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? बेटा स्टार बहुत दूर है, प्लैनेट्स बहुत पास हैं कंपेयर टू स्टार, बहुत पास में प्लैनेट। स्टार बहुत दूर है, अगला स्टार जो सन के पास है बहुत दूर है, प्लैनेट एकदम पास में है। अब बेटा कोई चीज अगर पास होती है ना तो वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होती है। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब उसके अंदर मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो सकते हैं। देखो प्लैनेट्स आर नियर टू अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स, प्लैनेट्स बिहेव एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ये लिखना होगा एग्जाम में, कैसे बिहेव करते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी इमेजिन्ड एज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट पास में है, पास में है तो बेटा उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम इमेजिन कर सकते हैं। तारा इतनी दूर है ना, वो एक पॉइंट सोर्स, पॉइंट जैसा दिखता है, और प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है हमें। प्लैनेट कैसा दिखता है? एक ऑब्जेक्ट की तरह। और तारा कैसा दिखता है? एक पॉइंट की तरह दिखता है। अब आप मान सकते हो कि प्लैनेट के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार है। अरे सर ये तो उल्टा बोल रहे हो आप, स्टार बड़ा होता है पास में ना बेटा। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हों, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं। अब मान ले तेरी आंख यहां पे है, इस पॉइंट सोर्स की कभी तेरी आंख पे 100 रेज आती है, कभी 50 रेज आती है, और कभी 0 आती है। इस पॉइंट सोर्स की भी सेम कहानी, कभी 100, कभी 50, कभी 0। इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। बेटा मिलियन सोर्सेस हैं, कभी किसी से 100 आ रही है, कभी किसी से 50 आ रही है, कभी किसी से 0 आ रही है। एक साथ सबसे 0 तो होगा नहीं, एक साथ सबसे 100 भी नहीं होगा। तो होता क्या है कि जो पूरा इफेक्ट है ट्विंकलिंग का, ये कैंसिल आउट हो जाता है। कभी एक ने 100 दी तो दूसरे ने 0 दी, सम कितना है? 100 ही है। कभी एक ने 50, दूसरे ने 50, सम फिर से 100 रहा। एक ने 20, दूसरे ने 80, सम फिर 100 रहा। और यहां एक दो नहीं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेस। किसी एक ने 10 दी, दूसरे ने 10 दी, एक ने 50 दी, एक ने 0 दी, एक ने 10 दी, जोड़ा 100। डिफरेंस आ सकता है, हाँ थोड़ा सा आ सकता है, पर मिलियन सोर्सेस है ना, इतना सा डिफरेंस आंख डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। मान लो कभी 100 की जगह 95 रेज भी आई, आंख को पता ही नहीं चलेगा उतना डिफरेंस। ट्विंकलिंग के लिए तो यार मस्त चेंज होना चाहिए। एक सोर्स होता तो कभी 100, कभी 50, कभी 0 दिखता। इतने सोर्स हैं तो ओवरऑल एवरेज सेम रहता है। तो ये कहानी है। नाउ द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्सेज एवरेज आउट टू 0। क्या चीज एवरेज आउट टू 0 हो रहा है? वेरिएशन 0 हो रहा है। टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, जो वेरिएशन था वो एवरेज 0 है। वेरिएशन का एवरेज 0 मतलब कुछ वेरी हो ही नहीं रहा है, पहले भी 100, बाद में भी 100, उसके बाद भी 100, तो हमेशा 100, तो वेरिएशन इज 0। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग आई रिमेन्स, देखो लिखा है रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। हो सकता हो कभी 100 की जगह 95 हो, सबका मिला के जोड़ के भी 100 नहीं बन पाए, पर ऑलमोस्ट सेम है। तो ट्विंकलिंग नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि प्लैनेट इज नियर टू अस। नियर कोई चीज पास है तो ऑब्जेक्ट है वो, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स, कोई एक पॉइंट सोर्स का फ्लक्चुएट, दूसरे का फ्लक्चुएट, इसका फ्लक्चुएट, पर सबका मिला के एवरेज क्या बनेगा? हमेशा 0 बनेगा। नेक्स्ट है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें बेटा एक चीज है आपकी टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जल्दी से पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइडियल पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं, मिड साइज के पार्टिकल होते हैं जिनको कोलाइडियल कहते हैं। कोलाइडियल सॉल्यूशन क्लास 9 में। कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस नहीं, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। कोलाइड हेट्रोजीनियस मतलब पार्टिकल अलग अलग दिखते हैं, मतलब दिखते नहीं है, होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेकेड आइज। नेकेड आइज से वो दिखाई नहीं पड़ते। कोलाइड क्या है? जिसमें पार्टिकल साइज टू सॉल्यूशन जितनी भी ना हो और मिक्सचर जितनी भी ना हो, बीच में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल हो गया मिल्क, स्मोक, डस्ट इन एयर। तो मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। स्मोक क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। डस्ट इन एयर ये क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। जब बीम ऑफ लाइट बेटा ट्रू सॉल्यूशन से पास करती है तो दिखाई नहीं पड़ती, उसकी पाथ नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, लाइट उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होती, सीधे चली जाती। इतने छोटे पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल की एक साइज होती है बेटा। हाँ, लाइट के पार्टिकल की साइज से भी बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ना, तो लाइट उसको मार के सीधा निकल जाती है, उसकी वजह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मान लो तुम्हारे सामने एक छोटा सा पत्थर आए, क्या उससे लड़के तुम रिफ्लेक्ट होगे? नहीं, तुम जैसे थे चले जाओ। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए लाइट उससे रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो। बट इन कोलाइडियल सॉल्यूशन कोलाइड्स आर बिग इनफ, ये इतने बड़े होते हैं टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। तो कोलाइड पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, लाइट की वेवलेंथ होती है बेटा, वेवलेंथ एक चीज होती है,
उसकी वेवलेंथ के आसपास होते हैं कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज होती है लाइट की वेवलेंथ के पास में। इसीलिए लाइट पार्टिकल उससे लड़के इधर उधर 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 स्कैटर करते हैं और लाइट की पाथ विजिबल होती है। ट्रू सोल्यूशन में नहीं होती, कोलाइडल में होती है। कोलाइडल के एग्जांपल मिल्क, स्मोक, डस्ट इन एयर। जैसे ये देखो, बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। घर में देखा होगा भाई, कहीं एकदम एकदम ऐसा कमरा हो, होता है खाना जो होता है, अचानक से उसमें ऐसे खोल दो उसका दरवाजा और नीचे से जाके देखो तो ऐसे सनलाइट पूरी एकदम लाइट ऐसे रेस दिख रही है सन की आते हुए। सर हमेशा दिखती है, कहाँ हमेशा दिखती है? घर के बाहर निकलो दिख रही है क्या? नहीं, सन की रेस तो नहीं दिखती, ऐसे धूप लगती। घर में कई बार तुमने देखा ऊपर वो होता है एक छोटा सा वेंटिलेशन होल होता है एक छोटा सा, जिसमें से लाइट आती है कई बार, तो उसमें से भी सनलाइट दिख रही होती है। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल कोलाइड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और लाइट का पार्टिकल डस्ट पार्टिकल के साइज के आसपास है, तो लाइट का पार्टिकल आके उसको मारेगा, धड़ 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 धड़, इसलिए लाइट की पाथ दिखती है। जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल होल, इसमें क्या है? स्मोक है, तो स्मोक से लड़के लाइट पार्टिकल क्या हो रही है? इधर उधर स्कैटर हो जाती है। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट वगैरह की ऐसी फोटो देखी होगी आपने, ऐसे सनलाइट दिखती है। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल है? यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी मिस्ट स्कैटर लाइट। सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस फॉरेस्ट में क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट लाइट को मार के इधर उधर स्कैटर करते हैं। एक चीज और याद करो, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। किस कलर की लाइट स्कैटर होके दिखेगी हम, ठीक? अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो आपको कौन सी लाइट सबसे ज्यादा दिखेगी? ब्लू लाइट। अगर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू की होगी। क्यों होगी? क्योंकि ब्लू की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। अब ये पूरा एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं तो मैं भी वेवलेंथ के टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं। ब्लू की सबसे कम, रेड की सबसे ज्यादा। ऐसे पकड़ लो, विबग्योर, विबग्योर। तो बेटा वेवलेंथ इस तरफ बढ़ती है, वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज, रेड की सबसे ज्यादा, ब्लू की सबसे कम। तो अगर बहुत छोटे पार्टिकल है, वेरी स्मॉल, तो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट स्कैटर होगी? ब्लू लाइट। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा यहीं से सवाल भी आते हैं। तो आपसे अगर सीधा पूछ ले एग्जाम में, डैश कलर स्कैटर्स मोस्ट, तो लिख देना ब्लू, बेंड ब्लू, दोनों ही। डैश कलर स्कैटर्स मोस्ट, ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट, बेंड ब्लू या वायलेट कलर बेंड्स भी मोस्ट। तो दोनों में याद रख सकते हो, वायलेट बेंड्स द मोस्ट एंड वायलेट या ब्लू, वही है ना, वायलेट इको ब्लू, ब्लू स्कैटर्स दी मोस्ट। अगर पार्टिकल साइज बेटा बड़ी हो गई तो सारे कलर बराबर से स्कैटर होते हैं और तब तुम्हें दिखती है व्हाइट लाइट। ये वाला केस पूछा नहीं है पर पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं तो स्कैटरिंग सारे कलर की बराबर होगी, बराबर से, और आपको व्हाइट लाइट दिखाई पड़ेगी, और छोटे पार्टिकल में ब्लू। अब इस पे सवाल आ जाता है कि आसमां है नीला क्यों? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ऐसा क्यों होता है? अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। कैसे होते हैं? छोटे। तो कैसे पार्टिकल हो गए? वेरी स्मॉल हो गए। वेरी स्मॉल पार्टिकल में बेटा क्या होगा? ब्लू की स्कैटरिंग होगी। तो कौन कौन से यहां पे पार्टिकल हैं याद रखना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हो गए और छोटे छोटे और पार्टिकल्स हो गए, अदर फाइन पार्टिकल, डस्ट वगैरह, ये सारी चीजें। हैव साइज स्मॉलर, यहां डस्ट नहीं होता वैसे क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो पार्टिकल की साइज है वो वेवलेंथ से भी छोटी होती है, छोटे छोटे। स्कैटरिंग इज मोर फॉर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। सबसे छोटी किसकी? ब्लू की। हेंस ब्लू कलर स्कैटर्स मोर स्ट्रांगली देन रेड कलर। तो देखो ये सनलाइट है, सनलाइट में सारे कलर बने हैं, लाल है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे बने हुए हैं, थोड़ा पढ़े इधर है। सबसे ज्यादा कौन स्कैटर हुआ? ब्लू। वायलेट भी हुआ, ग्रीन वगैरह स्कैटर नहीं हुए। तो आसमान में सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर हो गया? जब सनलाइट उधर से आई, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स के, उन्होंने किस कलर को पूरी तरफ बिखेर दिया? ब्लू रंग को पूरी तरफ बिखेर दिया, हर तरफ ब्लू ब्लू। तो हमें आसमान कैसा दिख रहा है? ब्लू। क्या आसमान का सच में कलर ब्लू है? ये तो सनलाइट की स्कैटरिंग है जो कि कौन कर रहे हैं? एयर के मॉलिक्यूल्स, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट को फैला देते हैं एकदम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी छोटे पार्टिकल, तो ब्लू की स्कैटरिंग। दस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। अब स्काई से हमें कैसा दिख रहा है? देखने में ब्लू लग रहा है। नेक्स्ट क्या है बेटा? रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब देखो एक चीज बात हुई कि जब आप देखते हो ऐसे तो आसमान नीला होता है, पर जब सनराइज होती है सुबह सुबह तो लाल लाल नहीं दिखता है थोड़ा सा, और शाम का जो समय होता है उसमें भी थोड़ा सा लाली बिखर जाती है हर तरफ, है ना, रेडनेस हो जाती है। तो ये क्यों होता है बेटा? दिन में सन हमारे जस्ट ऊपर होता है, ओवरहेड। नून की बात करें तो सन कहां पे होता है? ओवरहेड होता है। अब सन की रेज आई
उनको एटमॉस्फेयर में इतना लेयर चलना है, कितना लेयर चलना है मैं बना देता हूं। ये देखो एटमॉस्फेयर बनाया है इन्होंने, और ये अर्थ, ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ। तो सन की रेस को दिन के समय में कितना चलना है, दिन के समय में उनको एटमॉस्फेयर के अंदर, दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा, कोई और कलर ले लेते। दिन के समय उन्हें कितना चलना है, दिन के समय इतना चलना है रेस को एटमॉस्फेयर के अंदर। और शाम या सुबह की बात करूं तो सन थोड़ा नीचे आ जाएगा होराइजन से इस तरफ। इस समय रेस को कितना चलना है, इस टाइम एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा चलना है, यानी कहानी तो अलग अलग होनी चाहिए कुछ। दोपहर में सन की रेस को कम चलना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, दोपहर में सन कहाँ है, जस्ट ऊपर, तो एटमॉस्फेयर में कितना चली, बस इतना सा। शाम में सन ऐसे चला गया, यहां कहीं होगा, यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तब भी रेस देखो ये ज्यादा चलेगी कि नहीं, हाँ सर ज्यादा चलेगी। तो शाम के टाइम में बेटा सन की रेस को एटमॉस्फेयर में ज्यादा चलना होता है। अब जब सन की रेस को कम चलना था तो यहां पे आके कौन सा कलर स्कैटर हुआ, ब्लू कलर, और स्काई ब्लू दिख गई। इस केस में क्या हुआ, सन की रेस चलना शुरू की, एटमॉस्फेयर शुरू हुआ, ब्लू कलर यहाँ पे स्कैटर हुआ, यहाँ पे ब्लू स्कैटर हुआ, करते करते सनलाइट में से सारा ब्लू कलर खत्म हो गया। जितना ब्लू कलर था सब धड़ 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 करके ब्लू कलर के सारे पार्टिकल खत्म। हाँ लाइट में भी पार्टिकल होते हैं, आप आगे पढ़ो। ब्लू कलर के सारे पार्टिकल उसने खत्म कर दिए। अब यहां पहुंचते पहुंचते ब्लू कलर ही खत्म हो गया, लड़ते बिखड़ते क्या हुआ भाई, ब्लू कलर सारा स्कैटर हो गया। अब बचा कौन सा कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब खत्म हो गए। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड मिला के यहाँ पे कैसा कलर दिखने लगेगा इस टाइम, स्काई का और सूरज का रेड। इस टाइम आसमान, पूरा सूरज, सब कुछ लाल लाल। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर रास्ते में ही स्कैटर होके खत्म हो गया। ब्लू कलर के जितने पार्टिकल थे सन की लाइट में वो सारे पार्टिकल खत्म हो गए। अब बाकी कलर आए तो हमें कैसा दिखा, रेड। एक बार पढ़ लेते हैं। नून में क्या होता है, सन ओवरहेड होता है, लेस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर देखो कम मिल रहा है, लेस स्कैटरिंग, ब्लू स्काई, येलो सन, है ना, ब्लू कलर स्कैटर हुआ तो हमें ब्लू दिखती है स्काई। सनसेट में क्या होता है, मोर एटमॉस्फेयर, लंबा एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है, मोर स्कैटरिंग, बहुत स्कैटरिंग होती है, ज्यादा स्कैटरिंग हुई तो क्या हुआ, ब्लू कलर सारा का सारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, आधे रास्ते में आते आते पूरे स्कैटर हो गए, बचा क्या, रेड कलर, है ना। तो ऑरेंज, रेड, स्काई एंड सन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। अगर बेटा अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती तो बेटा आसमान का खुद का कोई कलर ही नहीं है, कैसी दिखती, डार्क। तो ये सारा आसमान का नीलापन या तो लालपन, ये सब किससे आ रहा है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग से, रिफ्रैक्शन से नहीं, किससे, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता बेटा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती और पूरा आसमान हमें काला दिखाई पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखेगा आसमान, मैं पूछूंगा आपसे, एस्ट्रोनॉट्स को, स्पेलिंग माफ कर देना, एस्ट्रोनॉट्स को कैसा दिखेगा आसमान, डार्क दिखेगा, काला एकदम। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोनॉट तो स्पेस में, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं, सनलाइट स्कैटर ही नहीं हो रही है, सनलाइट आई चली गई तो उन्हें डार्क दिखता है, ठीक है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। अब कोई प्लेन में बैठा है और बहुत ऊपर उड़ रहा है, जैसे एस्ट्रोनॉट की बात की थी मैंने, प्लेन में बैठा है और बहुत ऊपर है, एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर की कम लेयर बची है, मैक्सिमम लेयर नीचे है उसके, तो बेटा उसको भी स्काई कैसा दिखेगी, डार्क। अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। एक्सप्लेन, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर खत्म हो गई है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डू नॉट टेक प्लेस, होती भी है तो कम होती है, एंड हेंस स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। एक और चीज पूछते हैं कि आपने देखा होगा खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, बिकॉज रेड स्कैटर्स लीस्ट, तो दूर तक रेड कलर जाएगा, नीला तो स्कैटर कर जाता है, जैसे अभी वो वाला केस बताया था सनसेट वाला, नीला कलर निकला थोड़ी दूर में ही खत्म हो गया स्कैटर होके। अब सोचो खतरे का जो सिग्नल है वो ब्लू रंग का हो, तो ब्लू रंग से हम इधर खतरे का सिग्नल दे रहे हैं, ब्लू लाइट स्कैटर होके यहाँ पे पूरा ब्लू हो गई, आगे लाइट गई नहीं, इसीलिए लाल रंग को यूज करते हैं डेंजर के लिए। डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मॉग, बाय फॉग होता है, स्मॉग होता है, धुंध होता है, कोहरा, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट डिस्टेंस, बहुत दूर तक बिना स्कैटरिंग के चली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।